नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूलिन। ने सुनो, मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि दुनिया को थोड़ी और ज्ञान भरी बकवास की जरूरत है। वहां मैं शॉर्ट रील्स में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना पसंद है या बस मनोरंजन की तलाश में हो तो उसे जाकर चेक करो। लिंक नीचे कमेंट्स में पिन कर दिया है। इसे फॉलो करना मत भूलना, वरना खैर बस कर देना। चलो अब अपनी अगली मास्टरपीस वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं कि तुमने मुझे हरा दिया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे किस बात का गुस्सा है। अरे, मैं 8,000 बार सफाई दे चुका हूं कि वो गलती से हुआ था। तुम एक ही बात को लेकर क्यों बैठे हो? किसे पता कि वो गलती से हुआ या जानबूझकर। अगर गलती से भी हुआ तो भी वो एक हकीकत है। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं? ठीक है, मैं मानता हूं कि वो गलती से हुआ था। हम तो अब तुम क्या चाहती हो? मुझे तुमसे मुआवजा चाहिए, पहले कहना था ना। बताओ मुझे क्या करना होगा? पहले तुम्हें वादा करना होगा कि मैं जो भी मांगूंगी तुम्हें वो पूरा करना ही होगा। कोई बात नहीं, चाहे मुझे पहाड़ से कूदना पड़े या आग में जलना पड़े। फंग इंस्ट्रक्टर, आप बस हुक्म कीजिए। मुझे न तो तुमसे पहाड़ पर चढ़वाना है और न ही आग में झोंकना है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम शुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल हो जाओ। क्या? लुआन युनजेंग अचानक सन्न रह गया। मुझे तुम्हारी महिला कमांडो टीम में शामिल होने के लिए कह रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें मैं मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? फंग सेफेंग पहले तो उसे बुरी तरह पीटने वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी वो उसे हरा तो सकती नहीं, तो क्यों न इस बहाने उसे शुआन हुआंग स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए राजी किया जाए। फंग इंस्ट्रक्टर, क्या आप मुझ पर लट्टू हो गई हैं? लुआन युनजेंग को बहुत हैरानी हुई। ज्यादा बकवास मत करो, फैसला हो गया है। मैं आज दोपहर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। अरे अरे, ये क्या फैसला हुआ? मैंने तो अभी तक शामिल होने के लिए हां नहीं कहा है। तुम लोग एक महिला कमांडो टीम हो, मैं एक आदमी होकर तुम लोगों के साथ कैसे जुड़ सकता हूं? यह कोई समस्या नहीं है। मैं एक नई टीम बनाने वाली हूं, नानोमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्स। सुन लड़के, तू मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बिल्कुल खरा उतरता है। तू आराम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। बस वीकेंड्स और छुट्टियों में तुझे ट्रेनिंग के लिए आना होगा। दोनों काम साथ हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है, मैंने आर्मी ज्वाइन करने का कभी सोचा ही नहीं था। फौज की लाइफ बहुत टफ होती है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। मैं सैनिकों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है। मुझे सिर्फ एआई और हाईटेक टेक्नोलॉजी में रिसर्च करनी है। बाकी चीजों में मेरा कोई मन नहीं है। क्यों? मेरी बातों को क्या हवा में उड़ा रहा है? अभी तो तूने सब कुछ माना था ना कि मैं जो भी कहूंगी तुझे वो करना ही होगा। बाकी सारी बातें मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, मैं तुझे एक बंदे का नाम सजेस्ट करता हूं, झाओ लिंगजुन। वो तुम्हारी जुआन हुआंग स्पेशल फोर्स के लिए मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। मुझे किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मेरे टारगेट लिस्ट में है। अरे वाह, तब तो और अच्छा है। मैं उसे मनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। जाओ उसे जाकर परेशान करो। बस पक्का समझो, मैं अभी वापस जाकर उसे समझाता हूं। इतना कहकर लुओ युनजेंग वहां से रफू चक्कर हो गया। अरे, मेरी बात तो पूरी होने दे। लुओ युनजेंग को भागते हुए देखकर फेंग साफेंग को हंसी आ गई। तू भाग ले जितना भागना है, पर भाग कर जाएगा कहां? अगर तूने मना किया तो आने वाले दिनों में मैं तुझे और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगी। वह मुड़कर समुद्र की तरफ देखने लगी। समुद्री हवाओं ने उसके छोटे बालों को लहरा दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब आज सुबह लुओ युनजेंग ने उसे छुआ था। हे भगवान, मैं ये सब क्या सोच रही हूं? फेंगसा फेंग ने अपने सिर को रगड़ा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे कल समुद्र में तैरने का वो वाकया याद आ गया। कल गलती से उसका हाथ भी लुओ युनजेंग को लग गया था। आखिर फेंग टीम लीडर ये क्या सोच रही है? फेंग सेफेन डर के मारे कांप उठी। पीछे मुड़कर देखा तो इंस्ट्रक्टर हाथ में खाना लिए मुस्कुराते हुए आ रही थी। फेंग ने कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपके चलने की आवाज क्यों नहीं आती? इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया, मेरे से चलने की आवाज नहीं आती ऐसा नहीं है, बल्कि तुम अपनी सोच में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला। ऐसी क्या बात है जो फेंग कैप्टन को इतना परेशान कर रही है? अगर मैं दुश्मन होती तो अब तक तुम्हारी जान जा चुकी होती। फेंग ने झिझकते हुए कहा, अरे कुछ नहीं। उसने थैली हाथ में ली और मुझे वाकई बहुत भूख लगी है, शुक्रिया। क्या गुस्सा ठंडा हो गया? अब लुओ युनजिंग से नाराज नहीं हो। मैंने अभी देखा कि वो घबराकर यहां से भागा। मैंने पूछा क्या हुआ तो वो कुछ नहीं बोला, जैसे मुझसे किसी बीमारी की तरह दूर भाग रहा हो। क्या तुमने उससे साफ साफ बात कर ली? इंस्ट्रक्टर हंसी और बोली, हां बिल्कुल, मैंने उसे जुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल होने का न्योता दिया। वो लड़का मानसिक रूप से तैयार नहीं था, इसलिए डर गया और किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। 3 साल से हम पार्टनर हैं, पहली बार तुम्हें इतना खुश देख रही हूं। फेंग कैप्टन, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं, तुम सच सच जवाब देना। फेंग रेत पर बैठकर खाना खा रही थी। इंस्ट्रक्टर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम लुओ युनजिंग को पसंद करती हो? फेंग सैफेन के मुंह से खाना बाहर निकल आया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी।
उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसी मजाक मत करो। इंस्ट्रक्टर हंसी और बोली, फेंग कैप्टन, सैन्य क्षमता की बात करें तो मैं तुमसे पीछे हूं, लेकिन वैचारिक मामलों में मेरा अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूं। मर्द और औरत के बीच की बातें मैंने देखी हैं। मुझे तुम्हें आगाह करना होगा, झाओ लिंगजुन और शेन येजी दोनों ही लुओ युनझेंग को पसंद करती हैं। लुओ युनझेंग अगर तुम्हारी उस पर नजर है तो पहले कदम बढ़ाओ, वरना जब लुओ युनझेंग को कोई और ले जाएगा तब पछताने के लिए दवा भी नहीं मिलेगी। रुको रुको, क्या तुमने दोपहर में चोरी छिपे शराब पी ली है? क्या बकवास कर रहे हो? वह अभी सिर्फ 18 साल का है और मैं उससे 7 साल बड़ी हूं। आजकल जीदी यानी उम्र में बड़े भाई बहन और छोटे पार्टनर का रिश्ता काफी चलन में है। बस करो, तुम बहुत बदतमीज हो रहे हो। हाँ हाँ, खेल में शामिल इंसान उलझा रहता है, लेकिन बाहर वाला सब साफ देख सकता है। मैंने तो अपनी बात कह दी, अब तुम खुद सोच लो। इंस्ट्रक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नाश्ता खत्म करो और जाकर आराम करो। सुबह से उस लड़के के साथ मुकाबला करते करते तुम पूरी तरह थक चुके होगे। अध्याय 41, मिलिट्री ट्रेनिंग का आखिरी दिन, शूटिंग टेस्ट। लुओ युनझेंग कैंप में वापस आया और झाओ लिंगजुन को बाहर बुलाया। उसने फेंग इंस्ट्रक्टर के उसे टीम में शामिल करने के प्रस्ताव के बारे में बताया। झाओ लिंगजुन को स्पेशल फोर्सेज में दिलचस्पी तो थी, लेकिन उसने पहले ही राजनीति में जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वहां करियर की संभावनाएं ज्यादा थी। इसीलिए उसने शुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल होने से मना कर दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह यह थी कि वह लुओ युनझेंग से अलग नहीं होना चाहता था। भले ही इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सिर्फ वीकेंड या छुट्टियों में ट्रेनिंग करनी होगी, फिर भी वह राजी नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन के आराम के बाद अगले दिन से फिर से डेविल ट्रेनिंग शुरू हो गई। लगातार 4 दिनों की ट्रेनिंग में ना सुबह उठने का कोई समय था और न ही रात को सोने का। कभी कभी आधी रात को ही हॉस्टल में आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते और उन्हें तुरंत उठकर ट्रेनिंग पर निकलना पड़ता। ट्रेनिंग में ग्रैपलिंग, फाइटिंग, कीचड़ में कुश्ती और छापेमारी जैसे कठिन काम शामिल थे। इस दौरान फेंग साई फेंग ने लुओ युनझेंग को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लुओ युनझेंग का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा और उसके बाद झाओ लिंगजुन का नंबर आया। इस बीच कुछ ट्रेनीज दबाव नहीं झेल पाए और उन्हें अफसोस के साथ ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। कुछ ट्रेनीज के स्कोर 60 अंक से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें जबरन ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया गया। आखिरी दिन तक कुल 93 ट्रेनीज बचे थे। कुल मिलाकर 15 लोगों को बाहर किया गया। जुआन हुआंग कमांडो टीम ने उनके लिए ट्रेनिंग के मानक काफी कम कर दिए थे। अगर वे स्पेशल फोर्सेज के सामान्य मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग करते तो सिर्फ लुओ युनझेंग और झाओ लिंगजुन ही पास हो पाते। ट्रेनिंग देना तो फेंग साई फेंग का एक अतिरिक्त काम था। उसका मुख्य मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल कॉम्बैट टीम के लिए टैलेंट खोजना था। अफसोस की बात है कि उसने जिन 2 होनहार लड़कों को चुना था, वे दोनों ही जुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। आखिरी दिन दोपहर को 93 ट्रेनीज पिछले पहाड़ के शूटिंग रेंज पर पहुंचे ताकि फायरिंग टेस्ट पूरा कर सके। वाइस कैप्टन ली ने असेसमेंट शीट हाथ में ली और नतीजे घोषित करने शुरू किए। 12 लोगों के स्कोर बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे। अगर आज की फायरिंग परीक्षा में वे पास नहीं हुए तो उनके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। 60 अंक से कम स्कोर वाले ट्रेनीज ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। अब मैं उन 12 ट्रेनीज के नाम और स्कोर पढ़ रहा हूं। शेन येजी 64 अंक, माजी हाओ 60 अंक। अपना नाम सुनते ही शेन येजी का दिल जोर से धड़का। झाओ लिंगजुन चुपचाप खड़ा रहा। शांति रखो येजी, हिम्मत मत हारो। तुम आखिरी तक टिके रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो। हम हालांकि शिन येजी के मन में डर था और वो घबराहट से कांप रहा था। सुबह की प्रैक्टिस के दौरान उसका निशाना बहुत खराब रहा था। मां जी हाओ तो डर के मारे बेहाल था। उसने कहा, जेंग, मुझे बुरा अंदेशा हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाऊंगा। सुबह टारगेट प्रैक्टिस में मैंने गलती से झांगची का टारगेट हिट कर दिया था। जिंग ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल नए बैच के साथ सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ले लेना। मां जी हाओ बोला, तेरी ऐसी की तैसी। तभी ली वाइस कैप्टन ने उन लोगों की लिस्ट पढ़ी जो खतरे में थे और असेसमेंट के नियम समझाए। उन्होंने कहा, नई रिक्रूट्स की शूटिंग परीक्षा का स्टैंडर्ड 100 मीटर की दूरी से राइफल द्वारा टारगेट पर निशाना साधना है। हर किसी को 5 गोलियां दी जाएंगी और 30 पॉइंट हासिल करना पास होने के लिए जरूरी है। लेकिन क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट्स हो और प्रैक्टिस का समय कम था, इसलिए हमने पासिंग मार्क्स घटा दिए हैं। अब 5 गोलियों में 15 पॉइंट लाना ही काफी है। मैं घोषणा करता हूं कि परीक्षा अब शुरू होती है। पहला ग्रुप आगे आए। लुओ युनजेंग, झाओ लिंगजुन, शिन येजी, जी हाओ और झांगची। ये 6 लोग बाहर आए और शूटिंग लाइन के सामने कतार में खड़े हो गए। स्पेशल फोर्स की महिला सैनिकों ने उन्हें राइफले और मैगजीन दी। 100 मीटर की दूरी पर निशाने लगे थे। राइफल लोड करो। सिग्नल मिलते ही 6 सैनिक जमीन पर लेट गए।
उन्होंने गोलियां लोड की और सेफ्टी लॉक हटाया। हर किसी के पास एक एक महिला सैनिक घुटनों के बल बैठी थी, जिनके हाथों में स्मार्ट स्कोरिंग डिवाइस थे। धक 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 शेन येजी और मा जिहाओ की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। फांग सैफेंग धूप से बचने के लिए बने शेड के नीचे लेटी हुई थी। उसने काला चश्मा लगा रखा था और आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। उसके बगल में इंस्ट्रक्टर बैठे थे। पिछले 2 हफ्तों में फांग सैफेंग का लुओ युनजेंग के लिए सम्मान और बढ़ गया था। 5 दिन पहले समुद्र किनारे इंस्ट्रक्टर ने उससे एक गहरा सवाल पूछा था, जो अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। सवाल था, क्या तुम लुओ युनजेंग को पसंद करती हो? फांग सैफेंग ने आज तक न कभी किसी से प्यार किया था और न ही कोई रोमांटिक ड्रामा देखा था। वो एक तरह से घर में पली बड़ी सीधी सादी लड़की थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि लुओ के लिए उसकी भावनाएं क्या है। बस इतना जानती थी कि जब वह सामने होता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और जैसे ही वो आंखों से ओझल होता है उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी रूह ही कहीं खो गई हो। तभी प्रिपेयर टू शूट का आदेश मिला। धड़ाधड़ की आवाज के साथ झाओ लिंगजुन ने लगातार 5 गोलियां चलाईं। उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, इसलिए बचपन से उसने अपने पिता के साथ निशानेबाजी का अभ्यास किया था। वे खाली समय में भी इसकी प्रैक्टिस करता रहता था और इसमें बेहद माहिर था। चाहे इंडोर शूटिंग रेंज हो या आउटडोर, चाहे राइफल हो, पिस्टल हो या स्नाइपर, वह हमेशा बिल्कुल सटीक निशाना लगाता था। इंस्ट्रक्टर दूरबीन से लगातार झाओ लिंगजुन को देख रहे थे। 5 गोलियां और कुल फंजे तंक, यह तो कमाल की परफॉर्मेंस थी। फांग सैफेंग हल्का सा मुस्कुराई। पहले उसे झाओ लिंगजुन की असल पहचान नहीं पता थी, लेकिन बाद में जब उसने उसकी फाइल चेक की तो पता चला कि उसके पिता नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी में ऊंचे पद पर हैं और उसकी मां बीजिंग की मेयर हैं। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि झाओ लिंगजुन फाइटिंग और शूटिंग में इतना एक्सपर्ट क्यों है। अचानक झाओ लिंगजुन झल्लाते हुए बोला, अरे यार, ये क्या हो गया? लगता है मेरा निशाना चूक गया। फिर से निशाना चूक गया। मा जिहाओ की गोली चलाने की रफ्तार बहुत धीमी थी। हर एक गोली चलाने के बाद वह अपने पास रखे टारगेट स्कोरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखता था। झांगची और चेन मो का भी यही हाल था, और शेन येजी तो उनसे भी ज्यादा धीमी थी। हालांकि निशाना बिल्कुल सही लगा रही थी, लेकिन गोली कहीं और ही लग रही थी। निशानेबाजी बाहर से देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में इसे करना बहुत मुश्किल है। गन की स्टेबिलिटी, ट्रिगर दबाने का सही समय और बुलेट का रास्ता, ये सभी चीजें निशाने की सटीकता पर असर डालती हैं। शेन येजी शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर है और उसके कंधों में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हर बार गोली चलाने पर रिकॉइल, झटके की वजह से उसका कंधा कांप जाता है। पूरी सुबह लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब उसके कंधे में तेज दर्द हो रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर ने कहा, ये लुओ युनजेंग एक भी निशाना क्यों नहीं लगा पा रहा? इंस्ट्रक्टर ने अपनी दूरबीन से लुओ युनजेंग के टारगेट की तरफ देखा, जो बिल्कुल साफ था। वाइस कैप्टन पास आए और बात को समझाते हुए बोले, उसने तो अब तक एक भी गोली नहीं चलाई है। इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से पूछा, एक भी नहीं? उसकी तो प्रैक्टिस भी ठीक चल रही थी ना? फांग सैफेंग घास पर लेटे हुए लुओ युनजेंग की तरफ देखने लगी। वह सोचने लगी कि यह बंदा फिर से क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। असल में लुओ युनजेंग लगातार शेन येजी और मा जिहाओ के टारगेट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसका स्कोर पहले से ही 9 से ऊपर था, यानी अगर वह शूटिंग टेस्ट में फेल भी हो जाए तब भी वह ट्रेनिंग से बाहर नहीं होगा। लेकिन शेन येजी और मा जिहाओ का मामला अलग था। वे दोनों एलिमिनेशन यानी बाहर होने की कगार पर खड़े थे। अब लुओ युनजेंग को एक और मौका मिल गया था लोगों की मदद करने का। उसने मन ही मन सोचा कि अगर शेन येजी और मा जिहाओ पता रिंग का स्कोर पूरा नहीं कर पाए तो वह उन दोनों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को दूसरे की मदद करना मना है। दरअसल ये नियम खास तौर पर लुओ युनजेंग के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है, जिससे पूरी प्रतियोगिता की निष्पक्षता प्रभावित होती है। यही वजह है कि शेन येजी और मा जिहाओ के स्कोर इतने कम रहे, वरना लुओ युनजेंग पक्का उनके स्कोर को बढ़ाने में मदद कर देता। लेकिन जहां नियम होते हैं वहां उन्हें तोड़ने का तरीका भी होता है। मूल्यांकन का नियम यह था कि निशाना सिर्फ टारगेट पर देखा जाएगा, यह नहीं कि किसने मारा है। अगर मैंने निशाना चूक कर किसी और के टारगेट पर मार दिया तो क्या होगा? झांगची, चेनमो, मा जिहाओ और शेन येजी ने बारी बारी से अपने 5 शॉट पूरे किए। मा जिहाओ ने अपने स्कोरिंग मीटर की तरफ देखा और बोला, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा आरा सारा निशाना पूरी तरह चूक गया है। शेन येजी का चेहरा उदासी से भर गया। उसके पास रखे मीटर ने दिखाया कि उसने सिर्फ 2 निशाने लगाए हैं, एक सबसे बाहरी घेरे में 6 पॉइंट का और दूसरा 8 पॉइंट का। वो पास होने से बस 1 पॉइंट दूर रह गई। शेड के नीचे बैठे इंस्ट्रक्टर ने एक लंबी आह भरी और कहा, अफसोस, बहुत ही बुरा हुआ। शेन येजी बहुत से लड़कों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने शुरू से आखिर तक एक बार भी शिकायत नहीं की। वो एक अमीर घराने की बेटी है, बेहद नाजुक है, फिर भी अंत तक डटी रही। यही किसी चमत्कार से कम नहीं है।
ली डिप्टी कैप्टन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। वो बहुत शांत, आज्ञाकारी और अच्छे संस्कारों वाली है। बस उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। क्या हमने अपने छात्रों के लिए मानक थोड़े ज्यादा ऊंचे रख दिए हैं? फांग साइफेंग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपनी नजरें लुओ युनजेंग पर टिकाए हुए थी। उसने पूछा, लुओ युनजेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक गोली क्यों नहीं चलाई? लुओ युनजेंग ने अभी तक फायर नहीं किया था, जबकि झाओ लिंगजुन, शेन येजी समेत बाकी पांचों सदस्य अपना काम पूरा कर चुके थे। उसी समय उसकी तरफ देखते हुए लुओ युनजेंग ने जवाब दिया, रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैं नर्वस हूं। नर्वस? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें नर्वसनेस हो रही है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम नर्वस हो। मोफेई ने सोचा झाओ लिंगजुन बहुत चतुर थी। उसने तुरंत लुओ युनजेंग का इरादा भांप लिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि असेसमेंट के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी टीम मेंबर की मदद करना मना है? अगर मदद करना अलाउड होता तो मैं तो कब का शेन येजी की मदद कर चुका होता। ली डिप्टी कैप्टन ने अपनी घड़ी ऊपर उठाई और कहा, लुओ युनजेंग, असेसमेंट के लिए एक टाइम लिमिट है, बस आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। यह सुनते ही लुओ युनजेंग ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। धाए धाए धाए। निशाना एकदम सटीक, एक भी चूक नहीं। उसने अभी अभी स्किल कॉपी कार्ड का इस्तेमाल किया था और फांग सेफेंग की शूटिंग स्किल को खुद में कॉपी कर लिया था। इसमें ऑटोमेटिक राइफल, हैंडगन और सब मशीन गन जैसी कई तरह की गन शूटिंग शामिल थी। अध्याय 42। पूरी भीड़ हैरान रह गई। क्या यही वो लेजेंडरी टैलेंट वाला खिलाड़ी है? फांग टीम लीडर लुओ युनजेंग ने तो पहले सिर्फ एक ही निशाना साधा था, बाकी 4 तो बिल्कुल खाली गए थे। 2 गोलियां शेन येजी के टारगेट पर लगी और 2 गोलियां मा जिहाओ के टारगेट पर। रुकिए, पांचों की पांचों गोलियां बिल्कुल सेंटर यानी बुलजाए पर लगी हैं। सबके सब पूरे 10 अंक। यह देख डिप्टी कैप्टन ने दूरबीन उठाई और हकलाने लगे। क्या यह तुक्का था या कुछ और? नहीं, यह तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइड ने थोड़ा सोचा और फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने अपनी दूरबीन नीचे रखी और अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं समझ गया, यह लड़का तो कमाल का है। शेन येजी और मा जिहाओ की मदद करने के चक्कर में झाओ लिंगजुन, शेन येजी और बाकी सभी ट्रेनीज और स्पेशल फोर्स की महिला सैनिक एक साथ हैरान रह गईं। इसके अलावा सबको एक और चीज ने चौंका दिया। लुओ युनजेंग के बंदूक पकड़ने का अंदाजा और फायर करने का तरीका बिल्कुल इंस्ट्रक्टर फांग की तरह था, जैसे एक ही सांचे में ढला हो। फांग सेफेंग के चेहरे पर हैरानी थी। लुओ युनजेंग ने पांचों गोलियां 10 नंबर पर मारी थी, और वो भी 3 अलग अलग टारगेट पर। उसकी शूटिंग इतनी सटीक थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 2 दिनों की प्रैक्टिस के दौरान तो उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। और सबसे बड़ी बात, उसकी शूटिंग की पोजीशन बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने तो सिर्फ एक बार करके दिखाया था और उसने उतनी ही देर में सब सीख लिया। तभी फांग टीम के पास खड़ा बंदा परेशान था कि टारगेट कैसे चेक करे। फांग सेफेंग ने एक ठंडी आह भरी और चलकर लुओ युनजेंग के पास आ गई। उसने कहा, लुओ युनजेंग, फिर से दूसरों की मदद कर रहे हो है ना? शूटिंग टेस्ट और बाकी ट्रेनिंग में किसी और की मदद करना मना है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? लुओ युनजेंग ने जवाब दिया, रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैंने किसी की मदद नहीं की। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, हाथ कांप रहे थे, इसलिए गलती से दूसरों के टारगेट पर गोली लग गई। लुओ युनजेंग का यह बहाना सुनकर वहां मौजूद महिला सैनिक और बाकी ट्रेनीज अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शेन येजी के चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था। उसे लगा कि उसके प्रोटेक्टिव लुओ ने फिर से उसकी मदद की है। मां जिहाओ तो खुशी के मारे चिल्लाकर उसे फादर बुलाना चाहता था। फांग सेफेंग ने उसे घूरते हुए कहा, हां, नर्वस, हौस, हाथ कांप रहे थे। तुम तो बहुत बढ़िया तरीके से कांपे हो। हर गोली सीधे 10 नंबर पर लगी है। क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? इतनी अच्छी किस्मत। नाटक बंद करो, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। तुम तो काफी माहिर निकले। तुम तो निशानेबाजी में भी माहिर हो। क्या बचपन में गुलेल से चिड़िया मारना निशानेबाजी में गिना जाता है? मैंने तो बचपन में गुलेल से बहुत चिड़िया मारी हैं। एक बार निशाना लगाओ तो सीधा सटीक। यह सुनकर सभी छात्र ठहाके मारकर हंसने लगे। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर, बेस कैप्टन और महिला सैनिक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फेंग सेफेंग ने गंभीर होते हुए कहा, मैं ऐलान करती हूं कि शेन येजी और मा जिहाओ का स्कोर अमान्य है। क्यों? निशानेबाजी के नियमों में साफ लिखा है कि हर छात्र का स्कोर निशाने के पॉइंट पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि चाहे निशाना किसी ने भी लगाया हो, अगर वो टारगेट पर लगा है तो मान्य है। मैंने कहा न कि मैंने बस सपोर्ट किया है, मैंने उन दोनों की मदद नहीं की। हाँ, मदद की है या नहीं ये तुम्हें खुद पता है। तुम सिर्फ नियमों में कमियां ढूंढना जानते हो, है ना? नियम तो आपने बनाए हैं। आप इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रही हैं? मैं बेतुकी बातें करूं या ना करूं, ये मेरा इलाका है, यहां मेरी ही चलेगी। मैं हार मानता हूं। लुओ युनजेंग के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। फेंग सेफेंग अंदर ही अंदर हंस रही थी। उसे लुओ युनजेंग को परेशान करने में बहुत मजा आता था। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं। कैसा मौका? क्या तुम मुझसे निशानेबाजी में मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो शेन येजी और मां जिहाओ का स्कोर मान लिया जाएगा।
लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम्हें अपनी मर्जी से जुआन हुआंग स्ट्राइक टीम में शामिल होना पड़ेगा। वाह, पूरी भीड़ में खलबली मच गई। फेंग इंस्ट्रक्टर ने अभी क्या कहा? क्या उन्होंने सच में भाई को जुआन हुआंग स्ट्राइक टीम में शामिल होने के लिए कह दिया? क्या यह मजाक है? जुआन हुआंग स्ट्राइक टीम तो एक महिला स्पेशल फोर्स यूनिट है। भाई वहां कैसे जा सकते हैं? ज्यादातर छात्रों को फेंग इंस्ट्रक्टर के बारे में पता नहीं था। लो युनझेंग और झाओ लिंगजुन के बीच क्या चल रहा है, ये बात तो कई महिला स्पेशल फोर्सेज के जवानों को भी नहीं पता थी। अचानक ये सुनकर सब हैरान रह गए। लो युनझेंग ने मजबूरी का नाटक करते हुए कहा, फांग इंस्ट्रक्टर, ये तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको तो पूरी लोंगतेंग स्पेशल फोर्सेज का वॉर गॉड माना जाता है। सुना है नेवी मरीन कॉर्प्स का शूटिंग रिकॉर्ड भी आपने ही बनाया है, जबकि मैंने तो बचपन में सिर्फ गुलेल चलाई है। हम दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। यह मुकाबला बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। फांग इंस्ट्रक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? अगर मुकाबला करना है तो ठीक है, लेकिन दांव बढ़ाना होगा। अगर मैं किस्मत से जीत गया तो तुम अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो भी सजा पा चुके हो सब खत्म हो जाएगी। और वो अक्तांश छात्र जिन्हें ट्रेनिंग से निकाला गया है, अगर वे आज की शूटिंग परीक्षा पास कर लेते हैं तो तुम उनमें से किसी को भी बाहर नहीं निकालोगे। क्या तुम में हिम्मत है? पूरा मैदान एक बार फिर शोर से भर गया। सब हैरान थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर उन एकमाश निकाले गए छात्रों को यह पता चला तो वे खुशी के मारे रो पड़ेंगे। मैं तो अभी खुशी के मारे चिल्लाना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ 100 पॉइंट्स बचे हैं। अगर मैं शूटिंग में फेल हो गया तो मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे हीरो ने इस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा है। आप ही बताओ, क्या मुझे गंदो नहीं होना चाहिए? छात्रों ने कहा, लो युनझेंग, हम तुम्हारी नेकदिली का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अपनी अच्छी खासी नौकरी को हमारे चक्कर में दांव पर मत लगाओ। हां लो, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारे जज्बे की कद्र करते हैं। तुम इंस्ट्रक्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, रहने दो। इस पल लो युनझेंग छात्रों की नजरों में एक मसीहा बन गया था। मैं एक बार फिर से अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूं ताकि जल्दी से 10,000 पॉइंट्स जमा कर सकूं और मेगा प्राइज जीत सकूं। लोक युनझेंग, तुम कोई भी जल्दबाजी भरा कदम मत उठाओ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा नहीं कर सकते। शेन येजी की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि लोक युनझेंग स्पेशल फोर्स में नहीं जाना चाहता। झाओ लिंगजुन ने भी उसे समझाते हुए कहा, तुमने दांव बहुत बड़ा लगा दिया है। मैं मानता हूं कि तुम कुंफू में माहिर हो, लेकिन निशानेबाजी मुक्केबाजी से बहुत अलग होती है। जो बंदा गुलेल चलाना जानता हो वो भला स्पेशल फोर्स के लीडर को टक्कर दे पाएगा? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, वरना बाद में पछताओगे। मां जिहाओ और झांगची खामोश खड़े रहे और उन्होंने भी लोक युनझेंग को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोक युनझेंग ने किसी की एक न सुनी और सीधा फांग साइफेंग की ओर देखने लगा। उसने पूछा, क्यों, मेरी रखी हुई शर्तें मंजूर हैं या नहीं? फांग साइफेंग ने कहा, तुम्हारी भूख काफी बड़ी है, लेकिन शायद यही सही है। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। फांग साइफेंग लोक युनझेंग को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। लोक युनझेंग ने कुछ सोचा और फिर बोला, अगर हम दोनों के बीच पिछली बार की तरह फिर से टाई हो गया तो? फांग साइफेंग ने तंज कसते हुए कहा, ओहो, तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है? मैंने बस अगर की बात की है। लोक युनझेंग ने कहा, कोई अगर नहीं, तुम पक्का हारोगी। चलो, सबसे पहले 100 मीटर की दूरी से ऑटोमेटिक राइफल से 10-10 गोलियां चलाएंगे। अगर फिर भी नतीजा बराबरी का रहा तो 200 मीटर की दूरी से निशाना लगाएंगे, और अगर फिर भी फैसला ना हुआ तो हम हैंडगन का इस्तेमाल करेंगे। आज फैसला होकर रहेगा। ठीक है। लो युनझेंग ने इस बार उसे और ढील न देने का फैसला किया। यह औरत वाकई बहुत बदतमीजी कर रही है, उसे एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। दोनों ने तय किया कि मुकाबला अभी होगा। वे दोनों 100 मीटर की शूटिंग लाइन पर पेट के बल लेट गए। झाओ लिंगजुन को लो युनझेंग का स्पॉट फिक्सर बनाया गया और वाइस कैप्टन को फांग साइफेंग का स्पॉट फिक्सर नियुक्त किया गया। गाइड के इशारा करते ही धाड़ 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 गोलियां चलने लगी। फांग टीम का स्कोर सोरिंग, लो युनझेंग का स्कोर भी सोरिंग। वहां पूरा मैदान दंग रह गया। पहली बार साबित हुआ कि जेंग भाई बिल्कुल भी सुस्त नहीं थे। वे तो जानबूझकर शेन येजी और लिटिल मां की मदद कर रहे थे। कमाल है, बहुत सारे लोग हैरान थे कि उनकी सीखने और नकल करने की क्षमता इतनी जबरदस्त है। दोनों ने अपनी जगह बदली और 200 मीटर की शूटिंग रेंज पर पहुंच गए। धाड़ 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 फिर गोलियां चली। लो युनझेंग का सोरिंग, फांग टीम का भी सोरिंग। अरे भाई, फिर से मुकाबला बराबर हो गया। जिसने सिर्फ बचपन में गुलेल चलाई हो वो इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? इसे ही कहते हैं असली टैलेंट। फांग साइफेंग और लो युनझेंग ने अब हैंडगन और स्नाइपर के साथ मुकाबला जारी रखा। एक के बाद एक मुकाबला बराबरी पर छूट रहा था, जिसने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। फांग साइफेंग अब पूरी तरह हताश हो चुकी थी। असल में शुरुआत से उसे पता था कि वह हार चुकी है, क्योंकि लो युनझेंग की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वह बस इसलिए मुकाबला करती रही
क्योंकि वह हार मानने को तैयार नहीं थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अंत तक आते आते उसने पूरी तरह हार मान ली और उसे लो युनजेंग की काबिलियत पर यकीन हो गया। बस अब खेल खत्म हो गया। बस यहीं तक। फांग सेफेंग उठी और अपनी बंदूक वापस रखते हुए बोली, मुबारक हो, तुम जीत गए, मैं जीत गया। क्या हम दोनों का मुकाबला ड्रॉ नहीं था? नहीं, तुम्हारी बंदूक चलाने की रफ्तार मुझसे कहीं ज्यादा तेज थी। अगर हम युद्ध के मैदान में होते तो मैं तुमसे पहले मारी जाती। फांग सेफेंग ने पूरे मैदान की तरफ मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ऐलान करती हूं कि लुओ युनजेंग जीत गया है। हार मान ली तो मान ली। 14 दिनों की मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी सारी सजा और कटे हुए पॉइंट्स पूरी तरह माफ किए जाते हैं। जिन 15 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया गया था, उन सभी को परीक्षा में पास माना जाएगा। आह, चीखने और चिल्लाने की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। 5 दिन पहले हुए मुकाबले की तरह लड़के लुओ युनजेंग की तरफ दौड़े, उसके हाथ पैर पकड़कर उसे हवा में उछालने लगे। डिंग। दूसरों की मदद करने के लिए आपको 220 पॉइंट्स मिले, फिर 200, फिर 180। अध्याय 47। कमांडर की बेटी ने देर रात लुओ युनजेंग को समुद्र किनारे बातचीत के लिए बुलाया। 4322 पॉइंट्स। शूटिंग का यह मुकाबला फाइटिंग मुकाबले के मुकाबले कहीं ज्यादा पॉइंट्स दे गया। उस मुकाबले में पॉइंट्स सभी स्टूडेंट्स से मिले थे, लेकिन इस बार पॉइंट्स मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स से मिले जिन्हें ट्रेनिंग से बाहर निकाला गया था या जिन पर सजा सुनाई गई थी। इस बार संख्या पिछली बार से कम थी, लेकिन हर पॉइंट की कीमत ज्यादा थी। सिस्टम में कुल पॉइंट्स की संख्या 8557 हो गई है। इसमें से एक छोटा हिस्सा इन कुछ दिनों की कमाई है। 10,000 का आंकड़ा छूने के लिए कदम और करीब आ गया है। लुओ युनजेंग का मूड एकदम जबरदस्त है। सभी स्टूडेंट्स को फिर से ट्रेनिंग में ले लिया गया है। असल में अब शूटिंग की परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन शिक्षा स्कूल ऑफिसर ने सभी को निर्देश दिया कि वे स्टेप बाय स्टेप अपनी शूटिंग परीक्षा पूरी करें ताकि ट्रेनिंग का काम अच्छे से खत्म हो सके। रात को शुआन हुआंग असॉल्ट टीम ने बेस पर एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। कल सुबह लोंगतेंग स्पेशल फोर्सेस गाड़ियों और स्पीड बोट्स के जरिए सभी 93 स्टूडेंट्स को वापस उनके स्कूल छोड़ देगी। यानी मिलिट्री ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली थी। जो महिला सैनिक अब तक बहुत सख्त और खतरनाक बनी हुई थी, उन्होंने अब अपना रूप बदल लिया था और वे छात्रों के साथ घुल मिल रही थी। असल में ये महिला सैनिक भी केवल 20-21 साल की थी, छात्रों से बस कुछ ही बड़ी। निजी तौर पर वे बहुत ही प्यारी लड़कियां थी। हालांकि वे केवल 7 दिनों तक साथ रहे थे, लेकिन इस छोटे से समय में उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। आर्मी में शराब पीना मना है, इसलिए सबने कोल्ड ड्रिंक्स से ही चीयर्स किया। खाने पीने और बातचीत के बीच माहौल बहुत खुशनुमा था। लड़के और लड़कियां ग्रुप बनाकर खुद ही लुओ युनजेंग के पास गए, उसे चाय पिलाई और दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ भावुक लड़कियां तो लुओ युनजेंग को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। एहसान के बदले में वे मजाक मजाक में कहने लगीं कि वे उनसे शादी करेंगी, जिसे सुनकर बाकी महिला सैनिक ठहाके लगाकर हंसने लगीं। वहीं लड़के ये देखकर जल भुन गए। झाओ लिंगजुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि लुओ युनजेंग नाम का यह बंदा तो बहुत ही ज्यादा छुपा रुस्तम निकला। चाहे वो सिटअप्स कंपटीशन हो, ये हथियारों के साथ बाधाएं पार करना हो, या शूटिंग का मुकाबला, हर बार उसने सबको हैरान कर दिया। सारी वाहवाही और लाइमलाइट तो यही अकेला लूट ले गया। उधर चेन ये जी अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी थी। उसकी नजरें सामने बैठे लुओ युनजेंग पर टिकी थी। उसने देखा कि लड़कियां उसे गले लगा रही हैं और दावा कर रही हैं कि वे उसकी पत्नी बनेंगी, तो उसके अंदर का जलन का घड़ा पूरी तरह फूट गया। इस खूंखार ट्रेनिंग के दौरान सब लोग बहुत खुश थे। फांग सेफेंग के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक उदासी छिपी थी। उसने जिन 2 होनहार खिलाड़ियों को चुना था, उन दोनों ने ही जुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि लुओ युनजेंग कल जाने वाला था। पहले की योजना के मुताबिक उसे कल अपनी टीम के साथ फुजाओ यूनिवर्सिटी जाना था, ताकि कल रात होने वाले वेलकम प्रोग्राम और बेस्ड इंस्ट्रक्टर के चुनाव में हिस्सा ले सके। लेकिन उसे ऊपर से अचानक आदेश मिला कि कल उसे नेवी मरीन कॉर्प्स हेडक्वार्टर में एक मीटिंग के लिए जाना है। जैसे ही उसने लुओ युनजेंग से अलग होने के बारे में सोचा, उसका मन भारी हो गया। जब सब लोग जश्न मना रहे थे, तो वह अकेले ही रेस्तरां से बाहर ताजी हवा लेने के लिए निकल गया। इंस्ट्रक्टर ने उसे परेशान देख लिया और उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, फांग, क्या मन में कोई बात है? फांग ने कहा, मेरे मन में भला क्या बात होगी? इंस्ट्रक्टर ने छेड़ते हुए कहा, क्या दोपहर की शूटिंग प्रतियोगिता लुओ युनजेंग से हारने का गम है? फांग ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है मैं इतना छोटा दिल रखने वाला इंसान हूं? अगर मैं किसी से बेहतर नहीं हूं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा। इंस्ट्रक्टर बोले, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, तुम एक काबिल स्पेशल फोर्स कैप्टन हो। अगर प्रतियोगिता की बात नहीं है तो क्या तुम लुओ युनजेंग के जाने से दुखी हो?
फांग घबरा गया और झटपट इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ खींचते हुए बोला, अरे क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। अगर बाकी लोग सुन लेंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा। देखो, आप कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। अपनी जवानी में कोई पछतावा मत छोड़ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार खो दिया तो वो जिंदगी भर के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अरे यार, सच में यकीन नहीं हो रहा। जो महिला वॉर गॉड हमेशा अपने तेज फैसलों के लिए जानी जाती है, आज वो भी अटक अटक कर बात कर रही है और इतनी उलझन में है। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत परेशान हूं। वो पहली ऐसी इंसान है जिसने मुझे लगातार कई बार हराया है। हर मामले में वो मुझसे बेहतर है। मेरे पास उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी लाचारी का एहसास हो रहा है। हम अपनों की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। सच में मुझे उसे खोने का डर लग रहा है। तुम ही बताओ, क्या मुझे सच में उस लड़के से प्यार हो गया है? मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि तुम्हें 100% उससे प्यार हो गया है। बस तुम खुद ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। पर क्या वो भी मुझे पसंद करती है? तुमने खुद उससे पूछा क्या? वो पक्का मुझे पसंद नहीं करती होगी। मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। हर दिन उसे परेशान करती हूं, और उम्र में भी मैं उससे 7 साल बड़ी हूं। वो भला मुझे क्यों पसंद करेगी? और फिर उसके साथ 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां भी तो हैं। उसने कई बार शेन येजी की मदद की है, यहां तक कि शेन येजी और उसने मैचिंग ताइची पेंडेंट भी पहन रखे हैं। बहुत मुमकिन है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा हो। छी छी, कितनी जलन की बू आ रही है। मैंने पता लगाया है, लू युनजेन और शेन येजी का कोई चक्कर नहीं है, वो सिंगल है। सच कह रही हूं। अगर तुम अभी भी इसी तरह हिचकिचाती रही तो स्कूल वापस जाते ही शायद वो किसी और के साथ हो जाए। एक फौजी होकर इतनी घबराहट कैसी? अगर पसंद है तो आगे बढ़ो। जुआन हुआंग विमेंस कमांडो यूनिट वाला जज्बा कहां गया? काफी देर तक खामोशी छाई रही। क्या मैं उसे तुम्हारे लिए बाहर बुलाऊं? तुम दोनों बात कर लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे फिर से सोचने के लिए कह रहे हो। अगर यही बात है तो खुद ही बैठकर अच्छे से सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और मेरी सहेलियों को तुम पर शर्मिंदगी महसूस हो। खैर, अब मैं चलती हूं। गाइड के जाने के बाद फॉन्ग सैफेंग रात के सन्नाटे में ट्रेनिंग ग्राउंड पर इधर उधर टहलने लगी। काफी समय से उसने घर पर फोन नहीं किया था तो उसे अपने घर की याद आने लगी। उसने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। उसकी मां नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप में कैप्टन है। अभी 2 बातें हुई थी कि उसके पिता कैमरे के सामने आ गए और उन्होंने खुद ही लुओ युनजेंग का जिक्र छेड़ दिया। लुओ युनजेंग की शानदार जीत के चर्चे अब नेवी मरीन कॉर्प्स के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके थे। पिता ने सख्त निर्देश दिए कि लुओ युनजेंग को हर हाल में नेवी की टीम में शामिल किया जाए। आधे घंटे की बातचीत में से 20 मिनट तो सिर्फ लुओ युनजेंग के बारे में ही बात होती रही। मैं हार मानती हूं। क्या तुम्हें अपनी बेटी की चोट की कोई फिक्र नहीं है? हर वक्त बस लुओ युनजेंग, लुओ युनजेंग। ऐसा लग रहा है जैसे वही तुम्हारा असली बच्चा हो। फांग सैफेंग ने अब तक यह नहीं बताया था कि उसका इरादा लुओ युनजेंग के साथ रिश्ते में आने का है, लेकिन परिवार का उसके प्रति नजरिया देखकर उसे एक नई हिम्मत मिल गई। ठीक है, आज रात तो मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। गोलियों की बौछार से मैं नहीं डरी, तो इस 18 साल के छोटे से लड़के से क्या डरना। वापस जाकर उसने नहाया, नेवी मरीन कॉर्प्स की सफेद ड्रेस पहनी, बेहतरीन मेकअप किया और अपनी सफेद नेवी हैट लगाकर तैयार हो गई। हॉस्टल की लाइट्स बंद होने के बाद वह चुपके से कैंप से बाहर निकल गई और समुद्र तट के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। साथ ही उसने गाइड को एक मैसेज भेज दिया कि वह लुओ युनजेंग को सूचित कर दे। 10 मिनट बाद लुओ युनजेंग लड़खड़ाते कदमों से रेत पर चलते हुए आगे बढ़ा। उसने पूछा, फांग इंस्ट्रक्टर, क्या आप यहां हैं? फांग ने जवाब दिया, नहीं, क्या मैं भूत हूं? लुओ युनजेंग ने कहा, अरे यार, तुमने ये सफेद लंबे कपड़े क्यों पहने हैं? रात के अंधेरे में मुझे डरा दिया। चांदनी में तुम बिल्कुल एक चुड़ैल जैसी लग रही हो। फांग गुस्से में बोली, चुड़ैल किसे कहा? क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? वैसे भी ना तो तुम मुझसे मुकाबला जीत सकते हो और नहीं तुम्हारी शूटिंग मुझसे बेहतर है, तो तुम मुझे हराओगे कैसे? लो युनजेंग हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत उछल रहे हो। अगर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया तो मैं अपनी मशीन गन लेकर तड़ तड़ करके सब खत्म कर दूंगी। फांग ने चीढ़कर कहा, ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन ये बताओ, आधी रात को इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर यहां आने की क्या जरूरत थी? फांग ने जवाब दिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लुओ युनजेंग ने कहा, फिर वही शुआन हुआंग स्ट्राइक टीम में शामिल होने की बात। इसके लिए इतने ताम झाम की क्या जरूरत थी? फांग ने कहा, वह तो बस एक बात है, एक और भी जरूरी काम है। लो युनजेंग ने पूछा, क्या काम है? खैर, जो भी है, पहले स्ट्राइक टीम वाली बात खत्म करो। बेहतर होगा कि तुम खुद ही मान जाओ, वरना कल मुझे तुम्हें जबरदस्ती यहां रोकना पड़ेगा। लुओ युनजेंग ने फिर कहा, फांग इंस्ट्रक्टर, मैंने आपसे कई बार कहा है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जबरदस्ती का फल कभी मीठा नहीं होता। फांग ने जवाब दिया, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता, लेकिन प्यास तो बुझाता है ना।
तभी लुओ युनजेंग ने कहा, अच्छा फांग इंस्ट्रक्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? फांग ने कहा, जो पूछना है साफ साफ पूछो। लुओ युनजेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मेरे पीछे इतनी बुरी तरह इसलिए पड़ी हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करती हैं? तभी अचानक उसने मुझे किस कर लिया। लुओ युनजेंग मन ही मन सोचता है, क्या यह सच में इस लड़की ने मुझे किस कर दिया? क्या वाकई तुम्हें मुझसे प्यार है? कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? फांग से फेंग ने गुस्से में आकर लू युनजेंग का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझसे तमीज से बात करो, ज्यादा जोश में मत आओ। लू युनजेंग ने उसकी आवाज और लहजे की नकल करते हुए जवाब दिया। उसने महिला सैनिकों से सुना था कि फांग से फेंग उसी प्रांत की राजधानी की रहने वाली है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान वह कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर लेती थी। लू युनजेंग के ऐसा करने पर फांग से फेंग की हंसी छूट गई और उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। हंसते हुए उसने कहा, क्या मैयत वो बदतमीज कहीं के, चलो काम की बात करते हैं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर मुझे शुआन हुआंग स्ट्राइक टीम में शामिल होने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? लू युनजेंग ने पलटकर पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें टीम में शामिल करने का मतलब तुम्हें पसंद करना है? तुम इतने आत्ममुग्ध कैसे हो सकते हो? मुझे तुम्हारी शारीरिक क्षमता, तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का हुनर, शूटिंग टैलेंट और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पसंद है, बस यही बात है। फांग से फेंग ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शुआन हुआंग स्ट्राइक टीम में शामिल होने को लेकर मेरा रुख बिल्कुल साफ है। मैं नहीं आ सकती। फांग इंस्ट्रक्टर, प्लीज मुझे मजबूर करना बंद करें। आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस टीम बनाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा विचार है। क्या हम सहयोग कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूं, है ना? सहयोग मतलब कैसा सहयोग? युनजिंग अपनी बात आगे रखी, मिसाल के तौर पर हमारे फुजियाओ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप अपनी जरूरतें बताएं, हम आपके लिए टेक्नोलॉजी, उपकरण या कॉम्बैट सिस्टम विकसित कर सकते हैं। बेशक सेना के पास अपने खुद के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, शायद उन्हें हमारी जरूरत ना पड़े, लेकिन यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। फांग से फेंग ने लू युनजेंग का कड़ा रुख देखा और उसकी बात पर गंभीरता से विचार करने लगी। उसका आज रात का मुख्य मकसद उससे बातचीत करना नहीं, बल्कि उसे अपने काबू में करना था। पहली बात तो यहीं खत्म हो गई, अब दूसरी बात क्या है? लू युनजेंग हेतोंग पेड़ के नीचे समुद्र तट पर बैठा था, जिस पर लाल फल लदे हुए थे। सुना है कि झोउ डोंग का गाना चीली शियांग इसी हेतोंग पेड़ पर आधारित है। दूसरी बात, फांग सेफिंग की धड़कन अचानक तेज हो गई। लू युनजेंग ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। क्या बात है जो फांग कैप्टन को इतना हकलाने पर मजबूर कर रही है? यह तुम्हारे आम अंदाज से मेल नहीं खाता। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम और शेन ये जी प्रेमी प्रेमिका हो? नहीं, बिना किसी ठोस आधार के तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस पूछ लिया, क्या हुआ? लू युनजेंग ने शेन येजी की मां के बारे में सोचा। जब तक शेन येरेन बीच में है, वह और शेन येजी एक साथ नहीं हो सकते। कोई संभावना नहीं है। क्यों? यह तो साफ दिखता है कि शेन परिवार की लाडली बेटी तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? अरे तुम बहुत अजीब हो, यह सब क्यों पूछ रही हो? तुम लोग कल जा रहे हो। एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने स्टूडेंट की चिंता करना गलत है क्या? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हें पता है शेन येजी का बैकग्राउंड क्या है? वह एक अमीर खानदान की लड़की है और मैं एक गरीब लड़का। उसके लायक कैसे हो सकता हूं? इतने सारे हुनर रखने वाला एक टॉपर भी क्या खुद को कमतर समझता है? और झाओ लिंगजुन के बारे में क्या? क्या तुम उसे पसंद करते हो? देखो मेजर साहब, आज रात तुम कुछ ज्यादा ही गपशप कर रहे हो, है ना? तुम तो आमतौर पर ऐसे नहीं हो। जो है सो है। पर्सनल लाइफ अलग होती है। मेजर हो तो क्या हुआ, मेजर भी तो इंसान ही है ना। चलो बताओ, तुम्हारा और शेन येजी का तो कोई चांस नहीं है, तो क्या झाओ लिंगजू के साथ कुछ है? देखो, दिल में औरत नहीं होगी तभी तो तलवारबाजी में ध्यान लगेगा। मेरा आइडियल तो एक नेक इंसान बनना है, एक शुद्ध इंसान जो लोगों के काम आए। एक बस करो। फांग सेफेंग ने अपने पैर की उंगलियों से लुओ युनजेंग के ऊपर रेत उछाल दी। पागल हो क्या? मेरे सामने ये महान बातें बंद करो। थू थू थू। लुओ युनजेंग ने अपने मुंह से रेत निकाली और अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स झाड़ने लगा। तुम्हारे पैर सच में बहुत बदतमीज हैं। बदतमीज तुम हो। अपने इंस्ट्रक्टर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? फांग सेफिंग ने उसके कूल्हे पर एक लात मार दी। लुओ युनजे खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तुम जो दूसरी बात करना चाहती थी, क्या वो यही थी? बात खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई हो तो चलो सोने चलते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी तो वापस जाना है। रुको। फांग सेफिंग घबरा गई। कल हम अलग हो जाएंगे, शायद आगे कभी मिलने का मौका ना मिले। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? ये बात थोड़ी ज्यादा ही रोमांटिक थी। लुओ युनजेंग ने फांग सेफिंग की तरफ से भेजे गए संकेतों को समझ लिया। असल में उसे पहले से ही इस बात का एहसास था, वरना वो अभी इतनी देर तक उसका पीछा क्यों करता रहता? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? धत्तेरी, क्या
उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है। क्या मेरा आकर्षण इतना ज्यादा है? फांग इंस्ट्रक्टर, जो भी कहना है सीधे कहो, तुम गोल गोल घुमाकर बात करने वाली इंसान तो नहीं हो। लुओ युनजेंग ने उसे खुद सच बोलने पर मजबूर कर दिया। फांग साइफेंग ने दांत पीसकर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, लुओ युनजेंग सावधान हो जाओ। लुओ युनजेंग हैरान होकर बोला, तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? मैंने कहा सावधान हो जाओ तो सावधान रहो, इतनी बकबक क्यों कर रहे हो? लुओ युनजेंग चुपचाप बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। फांग साइफेंग ने गंभीर होकर कहा, लुओ युनजेंग, तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करती हूं, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम ये क्या कह रहे हो? लुओ युनजेंग हालांकि मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन इस बात ने उसे हैरान कर दिया। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए? अपना दिल खोल देने के बाद फांग साइफेंग के मन में जो गुबार था वो पल भर में गायब हो गया, लेकिन अब उसकी जगह एक घबराहट ने ले ली थी, जिससे उसकी सांसें फूल रही थी। लुओ युनजेंग के गले से एक आवाज निकली, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? यह प्रपोजल नहीं, यह मेरा आदेश है। आदेश? मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। जरूर तुम्हारी कोई साजिश है। तुम तो मुझे पहले ही फंसाना चाहती थी ना। ऐसी घटिया बात मत करो। तुमने मना नहीं किया तो मैंने मान लिया कि तुमने मेरा आदेश स्वीकार कर लिया है। हाँ, यह क्या बात हुई कि मैंने स्वीकार कर लिया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत रखते हो? मरना है क्या तुम्हें? फांग साइफेंग ने फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूं, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बनो या फिर शुआन हुआंग कमांडो टीम में शामिल हो जाओ। देखो, मुझे मुश्किल में मत डालो। मेरा मतलब, मेरी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कौन है वो? अब मेरी गर्लफ्रेंड कौन है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर उसे पता चल गया कि वो शैन येजी है तो कहीं वो डर के मारे पागल न हो जाए। जब उसने शेन यीरेन के साथ रिश्ता तय किया था तब उसने 3 शर्तें रखी थी। पहली यह कि जब तक वे साथ हैं, शेन यीरेन उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकता। दूसरी यह कि अगर उसे कभी किसी और से सच्चा प्यार हो जाए तो उसे तुरंत शेन यीरेन को बताना होगा। और तीसरी यह कि रिश्ता खत्म करना है या नहीं, यह फैसला शेन यीरेन ही करेगा। सामने खड़ी फेंग साइफेंग को देखकर लुओ युनजेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सच्चा प्यार है। अगर तुम उससे पूछो कि क्या वह उसे पसंद करती है तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करती है। उसकी खूबसूरती शेन येजी और झाओ लिंगजुन जैसी ही है, और वो एक मेजर रैंक की ऑफिसर भी है। अगर वो कहे कि उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो झूठ होगा। लेकिन अगर कोई उससे कहे कि वो शेन यीरेन को छोड़ दे तो उसका दिल ये करने की इजाजत नहीं देता। शेन यीरेन उसका बहुत ख्याल रखता है, और जो इंसान उसके लिए इतना अच्छा है, उसे चोट पहुंचाना उसके बस की बात नहीं है। ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? तुमने कहा शेन येजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर जरूर वो झाओ लिंगजुन होगी। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। कौन है वो, मुझे बताओ। तुम उसे जानती नहीं हो, तुम्हें बताकर क्या करूंगा? तो फिर उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम सीधे छीनना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल छीनना चाहती हूं। उसका नंबर क्या है? मैं अभी उसे फोन करती हूं। आजकल की लड़कियां इतनी बदतमीज और जिद्दी कैसे हो सकती हैं? क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगी कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं? वो जरूरी नहीं है मुझे तुम पसंद हो, बस बात खत्म। मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। या तो तुम स्पेशल फोर्सेज टीम ज्वाइन करो या फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम शुआन हुआंग स्ट्राइक टीम ज्वाइन कर रहे हो? नहीं कर रहा तो फिर तुम्हारा फैसला पक्का है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। लुओ युनजेंग ने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसे फांग सई फेंग के लाल होठों ने मेरे होठों को सील कर दिया। सच में यह औरत कितनी आक्रामक है, उसने तो मुझे जबरदस्ती किस कर लिया। खैर, दूसरों की मदद करना हमारे समाज की परंपरा है, और अगर उसे मैं नहीं मिला तो वह बहुत दुखी होगी। एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मुझे अपना फर्ज निभाना ही चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे खुद को कुर्बान क्यों न करना पड़े। लुओ युनचेन ने फांग सईफेंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे वापस किस करने लगा। फांग सईफेंग का पूरा शरीर जैसे बिजली के झटके से कांप उठा। जिंदगी में पहली बार उसे किसी को किस करने का अनुभव हो रहा था, और यह एहसास बहुत ही शानदार था। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? फिर भी तुम मुझे किस कर रहे हो? क्या तुमने मुझे चुन लिया है, या फिर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड सिर्फ एक बहाना थी जिसे तुम मुझे टालने के लिए इस्तेमाल करते थे? फांग सईफेंग अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने सोचा, पहले इस फल को तोड़ लिया जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। लुओ युनचेन की मीठी बातों और उसके अंदाज ने फांग सईफेंग को पूरी तरह बेहाल कर दिया। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर रेत पर लुढ़कने लगे। फांग सईफेंग ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ताकि वो बिना किसी डर के खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर कर सके। करीब 10-15 मिनट की गर्माहट के बाद लुओ युनचेन ने फांग सईफेंग की यूनिफॉर्म के बटन खोलने शुरू किए। तभी फांग सईफेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने मेरे कपड़े उतारे तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया है, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। लुओ युनचेन हंसा और बोला, हाँ छोटे भाई शांत हो जाओ, बड़ी बहन तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। फांग सईफेंग ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और फिर से गहरे चुंबन में डूब गई। अध्याय 45। प्रशिक्षक अपना ध्यान रखना, वह दीदी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। एक दिन शुआन हुआंग महिला कमांडो टीम की कैप्टन लु युनचेन का कमरा, जहां वह फांग साइफेंग के साथ गहरी नींद में सो रही थी। कमरे के पर्दे पूरी तरह से बंद थे और अंदर अंधेरा था। मोबाइल पास में न होने की वजह से सटीक समय का पता नहीं था, लेकिन अपनी तीव्र इंद्रियों से उसने अंदाजा लगाया कि अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे होंगे। पिछले एक हफ्ते से लगभग रोज इसी समय उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता था, जिससे उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई थी। आज सुबह बेस पूरी तरह शांत था। अचानक सुबह की ट्रेनिंग न होने के कारण उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। पिछली रात समुद्र किनारे युनचेन ने फांग साइफेंग की 2 बार मदद की थी। पहली बार में 332 पॉइंट्स मिले और दूसरी बार में 335 पॉइंट्स। यह एक हफ्ते पहले शेन ईरेन की मदद करने पर मिले पॉइंट्स से कहीं ज्यादा थे। जाहिर है शाओलिन की 72 कलाओं ने अपना असर दिखाया था। सूरज निकलने से पहले ही लू युनचेन चुपके से अपने कमरे में वापस जाने की तैयारी करने लगी। अगर किसी छात्र या महिला सैनिक ने देख लिया तो शर्मिंदगी होगी और फांग साइफेंग पर भी बुरा असर पड़ेगा। जैसे ही उसने धीरे से अपना हाथ खींचा, फांग साइफेंग ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने बिना सोचे समझे लू युनचेन की कलाई पकड़ी और उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया। कौन है? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर आने की? मरना है क्या? आह, दर्द हो रहा है। तुम क्या नींद में पागल हो गई हो? कल रात ही तो मेरे साथ सोई थी और सुबह होते ही भूल गई। फांग साइफेंग ने जैसे ही लू युनचेन की आवाज सुनी, उसे होश आया। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और अंधेरे में ही शर्माकर मुस्कुराते हुए बोली, हस्बैंड सॉरी, मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। चोर? कौन सा चोर इतना हिम्मत वाला है जो लू के कमरे में घुसने की जुर्रत करेगा? स्पेशल फोर्स की बेस में घुसकर अपनी बटालियन कमांडर के बिस्तर पर आ जाना। हा हा, बेशक तुम एक छोटे लुटेरे हो। ये क्या कह रहे हो? कौन है छोटा लुटेरा? तुम्हारी ये मासूम सी शक्ल देखो। मैं अपने हॉस्टल वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। फेंग सेफेन ने लुआ युनजेन को कसकर पकड़ लिया। क्या आज हम अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर कर दें? क्या तुम पक्का यकीन करती हो? जहां तक मैं जानता हूं, तुम लोगों के लिए अगर कोई अफसर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे अपनी संस्था को रिपोर्ट करना पड़ता है। रेजिमेंट स्तर से ऊपर के राजनीतिक विभाग द्वारा साथी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पहचान बहुत खास है। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सकते हैं। काफी जानकारी रखते हो तुम। फेंग सेफेन ने लुआ युनजेन की फाइल पहले ही चेक कर ली थी। उसे पता था कि लुआ युनजेन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पारिवारिक हालातों के बारे में सोचकर फेंग सेफेन को थोड़ा दुख महसूस हुआ। ठीक है, इसे लो प्रोफाइल ही रखते हैं। फेंग सेफेन ने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। अभी सिर्फ 5 बजे हैं, मेरे साथ थोड़ा और सो जाओ। 5:30 बजे चले जाना, नहीं 6 बजे तक। आज सुबह कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारी स्पेशल फोर्स की टीम को भी पूरे 1 दिन की छुट्टी मिली है। ठीक है, जैसा तुम कहो। लुआ युनजेन ने फेंग सेफेन की कमर पर हाथ रखा। उसकी त्वचा बहुत सख्त और टौंड थी, जो सालों की कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा था। शेन यिरेन की तुलना में उसके साथ का अनुभव बिल्कुल अलग था। शेन यिरेन एक सेक्सी और दिलकश रानी जैसी थी, जबकि फेंग सेफेन किसी ऐसी महिला जनरल जैसी है जो किसी मर्द से कम नहीं है। झाओ लिंगजुन भी एक वीर महिला है, लेकिन दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग है। झाओ लिंगजुन का स्वभाव बहुत ही खुला और बेपरवाह है, जबकि फेंग सेफेन का अंदाज बहुत गंभीर और सख्त है। एकदम स्वैग वाली लड़की। पर हां, फेंग सेफेन का एक कोमल और प्यारा पहलू भी है। वह कहती है, पतिदेव, मैं आपकी पसंद की पूरी इज्जत करती हूं। अगर आप जुआन हुआंग कमांडो टीम में नहीं आना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वरना मैं एक गोली मारकर आपके सिर में बड़ा सा छेद कर दूंगी, समझे? मैं बहुत सीरियस हूं, मजाक नहीं कर रही। कल रात आपने कहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं पता आप मुझे टाल रहे थे या सच कह रहे थे। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर सच में कोई है तो जल्द से जल्द उससे रिश्ता खत्म कर लीजिए। सुना आपने? और अगर वह ब्रेकअप करने से मना करे तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। वह आगे कहती है, नहीं, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? हम सब कुछ कर चुके हैं। फिर भी वह हंसते हुए बोली, हा हा पतिदेव, आई लव यू। फेंग सेफेंग ने उसे एक किस किया और फिर आह भरते हुए कहा, हाय, अभी तो प्यार शुरू हुआ है और अब हमें अलग होना पड़ रहा है। दुखी मत हो, जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी। क्या तुम भी छुट्टियों में मुझे ढूंढने डोंगाई आ सकते हो? फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। फेंग सेफेंग ने लुओ युनजेंग के चेहरे को सहलाया और कहा, पतिदेव, मुझे किस करो। लुओ युनजेंग ने उसे किस किया। सूरज निकलते ही लुओ युनजेंग
दबे पांव कप्तान के डॉर्मेट्री से बाहर निकल आया, जबकि फेंग सैफेंग पूरी तरह थक चुकी थी और बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। तभी एक आवाज आई, टिंग, दूसरों की मदद करने के लिए आपको 337 पॉइंट मिले हैं। नाश्ता करने के बाद लॉन्ग टिंग स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड ने सभी को लेने के लिए गाड़ियां भेज दी। जुआन हुआंग वीमेंस कमांडो टीम में कुल 93 प्रशिक्षु मौजूद थे। मुख्य प्रशिक्षक ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सभी लोग ध्यान दे, अब हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, किसी को भी पीछे नहीं रहना है। फांग सैफिन ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। अभी अभी सोकर उठने के कारण उसकी शारीरिक क्षमता शेन यीरन से कहीं ज्यादा बेहतर होने के बावजूद वह बुरी तरह से थका हुआ और सुस्त दिख रहा था। छात्रों, 14 दिनों का मिलिट्री ट्रेनिंग का सफर आज आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है। मुझे बहुत अफसोस है कि सरकारी काम की वजह से मैं आप लोगों के साथ स्कूल वापस जाकर विदाई समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। इन 14 दिनों में मैंने आप लोगों से बाकी ट्रेनिंग बटालियनों की तुलना में कहीं ज्यादा उम्मीदें रखी, स्टैंडर्ड्स को ऊंचा रखा और मेरा बर्ताव भी काफी सख्त रहा। बात बात पर आपको डांटना, सजा देना और अनुशासित करना मेरी मजबूरी थी। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मुझसे नफरत भी करते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ ऊंचे मापदंड और कड़ी मेहनत ही आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने, खुद को बेहतर बनाने और एक सच्चा योद्धा बनने में मदद कर सकती है। आप लोग जो अंत तक डटे रहे वह सभी काबिले तारीफ हैं। आप किसी भी मायने में स्पेशल फोर्सेस से कम नहीं हैं, बल्कि कई मामलों में तो हम भी आप लोगों से पीछे हैं। आप सभी मेधावी छात्र हैं। आपकी शैक्षणिक समझ और चीजें सीखने की क्षमता हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग ने आपको सिर्फ परेड करना या लड़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया है कि गिरकर दोबारा खड़े होने का साहस क्या होता है, दांत पीसकर मुश्किलों में डटे रहने की जिद क्या होती है और कलेक्टिव ऑनर यानी सामूहिक सम्मान को सबसे ऊपर रखने की जिम्मेदारी क्या होती है। उम्मीद है कि भविष्य में जब भी आप जीवन की मुश्किलों में घिरे होंगे तो आपको यह दौर याद आएगा। याद आएगी वो धूप जिसमें आप डटे रहे थे। याद आएगा वो जोश जब आप चिल्ला चिल्ला कर गाने गाते थे। कभी भी मुश्किलों से मत डरना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। अंत में मेरी यही कामना है कि आप सभी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई और कसरत से एक मजबूत शरीर बनाओ और महान भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए संघर्ष करो। तभी अचानक ताली बजाने की जोरदार आवाजें गूंज उठी। सभी छात्र जोश से भर गए और तालियां बजाने लगे। कुछ भावुक छात्र तो वहीं फूट फूट कर रोने लगे। एक छात्र चिल्लाया, इन हम आपको बिल्कुल नापसंद नहीं करते। आप मेरी देखी हुई सबसे खूबसूरत, सबसे कूल और सबसे बेहतरीन महिला अधिकारी हैं। दूसरे छात्र ने कहा, हाँ, इन पिछले 15 दिनों में हमें बहुत थकान हुई और बहुत कष्ट झेले, लेकिन आपने हमें बहुत से हुनर सिखाए। मैंने आपसे बहुत से अच्छे गुण सीखे हैं और मुझे यकीन है कि ये ताउम्र मेरे काम आएंगे। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। इंस्ट्रक्टर, अपना ख्याल रखिएगा और मिशन पर जाते समय बहुत सावधानी बरतना। हम आपको बहुत याद करेंगे। समय मिले तो हमसे मिलने जरूर आइएगा। ये बातें सुनकर फैंग साइफेंग का दिल भर आया। उनके काले चश्मे के पीछे उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। 14 दिन का समय बहुत छोटा था, लेकिन सबने साथ में बहुत कुछ अनुभव किया था। झाओ लिंजुन आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ फैलाकर फैंग साइफेंग को गले लगा लिया। उसने कहा, इंस्ट्रक्टर, अपना ख्याल रखना। मुझे इतनी अहमियत देने के लिए शुक्रिया। मुझे सुन हुआंग कमांडो टीम में शामिल होने का मौका देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको निराश किया। फैंग साइफेंग ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, ऐसा मत कहो। क्रांति में हर किसी का काम अलग होता है, चाहे कोई भी पेशा हो। हर कोई देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हिम्मत मत हारना। सभी लड़कियों में तुम एक सैनिक जैसी दिखती हो। मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूं और उम्मीद है कि भविष्य में हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद इंस्ट्रक्टर, आप भी अपना ख्याल रखना। तभी लुओ युनझेंग ने झाओ लिंजुन को धक्का देते हुए कहा, है क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत बोरिंग हो। प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग का अपना रौब झाड़ते हुए फेंग ने अपनी आंखों को घुमाया और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई। तभी लुओ युनजेंग ने उसे गले लगा लिया और कहा, इंस्ट्रक्टर, अपना ख्याल रखना। लुओ युनजेंग ने पहले तो दिखावे के लिए अलविदा कहा, फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से मजाक करते हुए बोला, वो दीदी थोड़ी कमजोर लग रही है ना। फेंग ने गुस्से में फुसफुसाते हुए उसे चेतावनी दी, अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो। आगे से झाओ लिंगजुन और शेन येजी से दूरी बनाकर रखना। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें छलनी कर दूंगी। ये देखकर कि दोनों गले लगकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। शेन येजी, मा जिहाओ, झांगची और चेन मो जैसे शेयरों ने फेंग और बाकी इंस्ट्रक्टरों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और गाड़ी में बैठकर जुआन होआंग महिला स्पेशल फोर्स बेस से रवाना हो गए। अध्याय 47। राजकुमारी की सुरक्षा और लुओ युनजेंग के कारनामों का खुलासा। अरबों की मालकिन हैरान।
वापसी के सफर के दौरान सबने पूरे समय सिर पर कवर पहन रखा था। स्कूल पहुंचने पर गाड़ी से उतरने से ठीक पहले सोयनों को उनके मोबाइल, घड़ियां और बाकी निजी सामान वापस दिए गए। लुओ युनजेंग और शेन येजी को उनके ताओवादी जेड पेंडेंट वापस मिल गए। शेन येजी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। उसने फौरन वो पेंडेंट पहन लिया और उसकी नजरें लुओ युनजेंग पर टिक गईं। ओह, स्पेशल फोर्स में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग? तुम्हारे पास तो बड़ी खबरें हैं। झाओ लिंगजुन ने लुओ युनजेंग के फोन पर तिरछी नजर डाली। लुओ युनजेंग ने फुर्ती से अपना फोन जेब में डाल लिया और बोला, कौन सी स्पेशल फोर्स? और आगे मत बोलो, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का ध्यान रखो, क्या जेल जाना है? अरे, झाओ लिंगजुन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और उठकर शेन येजी को गाड़ी से नीचे उतारा। अरे वाह, सभी छात्रों का कैंपस में वापस स्वागत है। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। अरे, सबके सब कितने काले हो गए हैं। माजिहाओ तो बिल्कुल कोयले जैसा काला पड़ गया है। हा, बहुत से छात्र पतले भी हो गए हैं, लेकिन अब पहले से ज्यादा सेहतमंद लग रहे हैं। शेन येजी और झाओ लिंगजुन बिल्कुल भी काले नहीं हुए। उनकी त्वचा अभी भी वैसे ही गोरी है। सच में ऐसी कुदरती बॉडी से जलन होती है जो धूप में काली नहीं पड़ती लगता है। शेन येजी की फिटनेस पहले से काफी बेहतर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने इस 7 दिन की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में खूब पसीना बहाया है। अरे देखो, लुओ युनजेंग भी बस से उतर गया है। सबसे ज्यादा बदलाव तो तुम में ही आया है। पहले तुम बहुत शांत और शर्मीले हुआ करते थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से एक मर्द की तरह नजर आ रहे हो। जो छात्र ट्रेनिंग छोड़कर वापस आए थे, वे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। बिल्कुल सही सुना है कि तुमने ट्रेनिंग के पहले दिन ही सबको हैरान कर दिया था। पहले 5 किलोमीटर की बीच क्रॉस कंट्री रेस में शेन येजी को 2 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर दौड़े, फिर पूरी आर्मी का सिटअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे दिन कंपटीशन में एक महिला सैनिक को 1 सेकंड में हरा दिया और फिर इंस्ट्रक्टर के साथ भी बराबरी की टक्कर ली। सब कह रहे हैं कि तुमने शाओलिन में मार्शल आर्ट सीखी है। क्या सच में ऐसा है? क्लास टीचर सु, वानकिंग और काउंसलर बाई चुक्सिया बस के दरवाजे पर छात्रों का स्वागत करने के लिए खड़ी थी और उनके पीछे वे 15 छात्र खड़े थे जिन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था और उन सबके हाथों में तोहफे थे। सुबह मुझे सूचना मिली कि लो युनजेंग की मदद से मैं सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर पाया हूं। मैं भागता हुआ उनके पास उनका शुक्रिया अदा करने आया। सूसर और गाइड ने कहा कि यह बात बिल्कुल सच है। माजी हाओ ने एक्साइटमेंट में बीच में ही बोल दिया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि झेंग भाई कितने पावरफुल हैं। वह अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन उनकी कुंग फू स्किल्स और हर एक चीज कमाल की है। झांगशी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही। कल शूटिंग टेस्ट के दौरान उन्होंने हर एक निशाना बिल्कुल सटीक लगाया और एक बार फिर इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। उन्होंने 15 ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में वापस आने में मदद की जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, 14 दिनों की मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जिन स्टूडेंट्स को सजा मिली थी या जिनके पॉइंट्स काटे गए थे, उन सब की पेनल्टी भी उन्होंने खत्म करवा दी। हम तो कल टेस्ट में शामिल ही नहीं हुए, हम सबको सीधे पास कर दिया गया। सब हैरान रह गए और बोले, अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ इतना जानते थे कि 15 स्टूडेंट्स उनकी मदद से ट्रेनिंग पूरी कर पाए, लेकिन असली वजह नहीं पता थी। तो ये सब शूटिंग कंपटीशन की वजह से हुआ है। बाई चूशिया ने अविश्वसनीय नजरों से लो युनजेंग की तरफ देखा। लो युनजेंग ने कहा, शांत हो जाओ, इतना शोर मत मचाओ। तभी लो युनजेंग बोला, सू सर, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। उसने क्लास टीचर और गाइड दोनों को एक साथ गले लगा लिया। शेन यीरेन और फांग साइफेन के साथ रहने के बाद उसका स्वभाव काफी निडर हो गया था। बाई चूशिया को उसके करीब आने से एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। उसने कहा, तुम लड़के ने तो अपनी सारी काबिलियत छुपा कर रखी थी। सेमेस्टर के पहले दिन क्लास में जब तुम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम में कोई खास टैलेंट नहीं है और तुम्हारा एकमात्र टैलेंट दूसरों की मदद करना है। अगर इसे टैलेंट नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं? और तो और, लो युनजेंग ने साथ ही। स्कूल में बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रहने के बाद सु वानकिंग के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, लुओ युनजेंग, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। हिली के रनिंग शूज, तुम चांदी नंबर के जूते पहनते हो ना, लो ये तुम्हारे लिए। लुओ युनजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अगला लड़का बोला, झेंग भाई, ये शेवर रेजर तुम्हारे लिए है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो कसम से मैं उसे जोरदार थप्पड़ मारूंगा। एक और छात्र आगे आया और बोला, लुओ भाई, तुम्हारे लिए यह आईपैड। मैं शंघाई का रहने वाला हूं, बगल वाली क्लास में हूं। अगर ईस्ट सी में कभी कोई परेशानी हो तो बस नाम लेना, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। कुल 15 छात्र उपहार लेकर उमड़ पड़े। लुओ युनजेंग ने कहा, अरे भाई बहनों, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
उसके दोनों हाथ उपहारों से भर गए थे, तो उसके 3 दोस्त और झाओ लिंगजुन व शेन येजी ने मदद के लिए सामान पकड़ लिया। तभी 6 शानदार लग्जरी कारें धीरे धीरे वहां पहुंची। शेन येजी ने आवाज सुनी और खुशी से दौड़ पड़ी। मेरी मां आ गई। उसकी पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल बॉडीगार्ड और 6 सुरक्षाकर्मी पहले ही वहां पहुंच चुके थे और अब वे शेन येजी की मां को सुरक्षित रास्ता दे रहे थे। शेन येजी की मां ने अपनी काली हाई हेल्स कार से बाहर निकाली और बेटी से कहा, अरे धीरे चलो, इतनी जल्दी में क्यों हो? शेन येजी ने अपनी मां को गले लगा लिया और बोली, मम्मी, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? यह पहली बार था जब शेन येजी अपनी फैमिली से इतने लंबे समय तक दूर रही थी। उसने तुरंत कहा, मम्मी, मैं आपको बताती हूं, युनजेंग बहुत ही कमाल का है। उसने सिटअप्स में पूरी आर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह शाओलिन मार्शल आर्ट्स भी जानता है और उसकी कुंगफू की स्किल्स तो इतनी जबरदस्त हैं कि ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। और तो और, सुनो, शेन येजी ने अपनी मां से मिलते ही सबसे पहला काम जो किया वह था लुओ युनजेंग के शानदार कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोलकर रख देना। शेन यिरेन को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह जैसे जैसे सुन रही थी, हैरान होती जा रही थी। शाओलिन मार्शल आर्ट्स, अचूक निशानेबाजी और इतना ही नहीं, उसने सिट अप्स, बाधा दौड़ और क्लाइंबिंग जैसे कई मिलिट्री रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। क्या यह सच है? क्या वो लड़का इतना ताकतवर है? पढ़ाई और लड़ाई दोनों में सबसे अव्वल? हे भगवान, मैंने किस जीनियस को पाल लिया है? इस खजाने जैसे लड़के की वैल्यू तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शेन येजी रुकी नहीं। उसने आगे बताना शुरू किया कि कैसे 7 दिनों के भीतर लुओ युनजेंग ने 5 बार उसकी मदद की। उसने बताया कि कैसे लुओ युनजेंग उसे चुपके से दवाइयां पहुंचाता था, अपनी पीठ पर लादकर 2 किलोमीटर तक दौड़ता था, और कल उसने जानबूझकर उसकी ट्रेनिंग में मदद भी की। अंत में उसने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, मां दादी बिल्कुल सही कहती थीं। वह वाकई मेरा रक्षक है। वह हमेशा सही समय पर मुझे मुश्किलों से बाहर निकाल लेता है। ओल्ड माउंटेन के ताओइस्ट मास्टर ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। यह सब सुनकर शेन यिरेन के मन में थोड़े अजीब ख्याल आने लगे। उसे इस बात की खुशी तो थी कि लुओ युनजेंग उसकी बेटी की मदद कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का डर भी सताने लगा कि कहीं उसकी बेटी को उस लड़के से प्यार न हो जाए। यह तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी झाओ लिंगजुन पास आया और अभिवादन करते हुए बोला, आंटी नमस्ते। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान येजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वह अंत तक डटी रही। सभी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ने उसकी तारीफ की है। उसके पीछे पीछे लुओ युनजेंग भी अपने हाथों में ढेर सारा सामान उठाए हुए वहां पहुंच गया। शेन आंटी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। हाँ, बहुत दिनों बाद। आप लोगों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजी, मैं खास तौर पर तुम लोगों को स्कूल से लेने आई हूं ताकि हम बाहर खाना खा सके। क्या तुम लोग आज खाली हो? 1 हफ्ते के इंतजार के बाद शेन यिरेन आखिरकार अपने छोटे लवर से मिल रही थी और वो काफी एक्साइटेड थी। वह रोज लो युनजेंग को मैसेज करती थी। भले ही उसे पता था कि लो युनजेंग का फोन जमा करवा लिया गया है, फिर भी वह मैसेज भेजती रहती थी। इस लड़के में बहुत बदलाव आया था। पहले यह छोटा सा मिल्की डॉग प्यारा सा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब यह आधा मिल्की डॉग और आधा वुल्फ डॉग बन गया था। वह जितना प्यारा था, अब उतना ही डैशिंग भी हो गया था। आंटी को पसंद है? नहीं, दीदी को पसंद है। ठीक है आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस शाम के 6 बजे तक मुझे स्कूल वापस पहुंचना होगा ताकि मैं फेस्टिवल सेरेमनी और वेलकम पार्टी में शामिल हो सकूं। आंटी, मैं भी फ्री हूं। मैं बस अपने दोस्तों द्वारा दिए गए तोहफे हॉस्टल में रख देता हूं और कपड़े बदल लेता हूं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। लो युनजेंग ने झाओ लिंगजुन को साथ लिया और हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। शेन लीजी भी सामान उठाने में उनकी मदद कर रही थी। जब वे लोग रास्ते में अपने फैकल्टी हेड और क्लास टीचर के पास से गुजरे तो फैकल्टी हेड ने याद दिलाया, लो युनजेंग, झाओ लिंगजुन और शेन लीजी, अभी अभी प्रिंसिपल जियांग का फोन आया था। तुम तीनों को आज रात स्टेज पर परफॉर्म करना है। चाहे गाना गाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ या डांस करो, कुछ भी चलेगा। लो युनजेंग, तुम्हें तो कुंगफू आता है ना? आज रात सबको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाओ। अध्याय 47। फीमेल डेविल। बहुत थक गई हूं। यह लड़का, इसके अंदाज दिन ब दिन और भी निराले होते जा रहे हैं। हुआंगपू नदी के किनारे स्थित इरिन इंटरनेशनल होटल में शेन यिरेन, उसकी बेटी और शेन परिवार की दादी मौजूद थी। युनजेंग और झाओ लिंगजुन एक आलीशान कमरे में बैठे थे। खिड़की के बाहर से हुआंगपू नदी और लुजियाजुई का शानदार नजारा दिख रहा था और बगल में ही पीस होटल स्थित था। दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान के बेहतरीन पलों के बारे में तुम्हारी आंटी शेन और येजी ने मुझे अभी बताया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम इतनी अद्भुत प्रतिभा के धनी हो। अगर तुम प्राचीन काल में होते तो तुम निश्चित रूप से एक महान विद्वान और योद्धा दोनों होते। दादी ने रेड वाइन का ग्लास उठाया और कहा, येजी की देखभाल करने में मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लाओ जुनशान के ताओइस्ट मास्टर बहुत सटीक हैं। तुम सच में येजी के रक्षक हो। चलो, चीयर्स। लो युनजेंग ने कहा, दादी, आप बहुत विनम्र हैं। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी।
उसने अपना फोन जेब में रखा। वह अभी अभी फेंग सैफेंग के मैसेज का जवाब दे रहा था, जो अभी अभी फ्लाइट से उतरी है और नेवल मरीन कोर हेडक्वार्टर के रास्ते में है। शेन यिरन ने झाओ लिंगजुन की ओर देखा और कहा, लिंगजुन, तुम्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने येजी का ख्याल रखा। आंटी को बहुत खुशी है कि येजी को तुम जैसे दो अच्छे दोस्त मिले। झाओ लिंगजुन ने अपना जूस का ग्लास उनसे टकराया और कहा, हम भी बहुत खुश हैं। येजी का बर्ताव बहुत अच्छा है। आज रात हमें जश्न के समारोह और वेलकम पार्टी में भी शामिल होना है, इसलिए हम तीनों बच्चे सिर्फ जूस पी रहे हैं। दादी ने अपने बैग से 2 लाल लिफाफे निकाले और कहा, बच्चों, यह दादी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करो। अरे नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। झाओ लिंगजुन ने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया और कहा, दादी शुक्रिया, लेकिन दोस्तों के बीच एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है, और वैसे भी मैंने येजी की कोई खास मदद नहीं की है। लो युनझेंग ने भी लिफाफों की तरफ देखा और कुछ हिचकिचाया। शेन यिरेन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, इसे रख लो। बचपन से अब तक येजी का कोई दोस्त नहीं रहा, तुम दोनों ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। आगे भी उम्मीद है कि तुम लोग उसका ख्याल रखोगे। शेन येजी ने उन दोनों की ओर देखकर सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, अगर तुम लोग दादी का दिया हुआ लिफाफा नहीं लोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शेन यिरेन ने कहा, तुम भी ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादी। दादी आप बहुत मेहरबान हैं। झाओ लिंगजुन और लुओ युनजेंग ने लिफाफा ले लिया। लिफाफा बहुत पतला था, ऐसा लगा जैसे अंदर सिर्फ एक ही नोट हो। कहीं ये सिर्फ 100 रुपए तो नहीं थे। दोपहर का खाना खाने के बाद शेन येजी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, दादी माँ, मैं और जुनजुन दीदी नानजिंग रोड वॉकिंग स्ट्रीट पर कुछ चीजें खरीदने जाना चाहते हैं। आप लोग लुओ युनजेंग के साथ बातें करें, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लुओ युनजेंग ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्या खरीदना है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उसने सोचा, मुझे अकेले क्यों छोड़ा जा रहा है? शेन येजी ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। फिर वो उठी और झाओ लिंगजुन का हाथ पकड़कर नीचे ले गई। माँ अपनी बेटी को सबसे बेहतर समझती है। शेन यिरेन समझ गई कि उसकी बेटी के जाने का मकसद 10 में से 9 बार यही है कि वो लुओ युनजेंग और झाओ लिंगजुन के लिए तोहफे खरीदना चाहती है। शेन यिरेन ने कहा, बेटा, क्यों न तुम पहले घर जाकर आराम कर लो। जब येजी और लिंगजुन वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें स्कूल छोड़कर सीधे ऑफिस चली जाऊंगी। शेन यिरेन यह जानना चाहती थी कि क्या उसकी मां कोई मौका ढूंढकर अपने छोटे प्रेमी के साथ कुछ निजी बातें करना चाहती है या नहीं। शेन यिरेन ने बहुत प्यार से कहा, इसे रख लो। बचपन से ही येजी का कोई दोस्त नहीं रहा है। तुम दोनों ही उसकी इकलौती और सबसे अच्छी दोस्त हो। आगे भी मैं तुम दोनों से ही उम्मीद करूंगी कि उसका ख्याल रखो। शेन येजी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, अगर तुम लोगों ने नानी का दिया हुआ ये लाल लिफाफा नहीं लिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी ना। चलो ठीक है, थैंक यू नानी। आप तो बहुत ज्यादा ही प्यार दिखा रही हैं। झाओ लिंगजुन और लुओ युनजेंग ने वो लाल लिफाफा ले लिया। लिफाफा बहुत कीमती लग रहा था, पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर सिर्फ एक ही नोट है। कहीं ये सिर्फ 100 रुपए तो नहीं। लंच करने के बाद शेन येजी ने थोड़ा रहस्यमयी तरीके से कहा, नानी, मम्मी, मैं और लिंगजुन दीदी नानजिंग रोड वाली वॉकिंग स्ट्रीट जा रहे हैं। कुछ सामान खरीदना है। आप लोग तब तक लुओ युनजेंग के साथ गपशप कीजिए। हम बस अभी गए और अभी आए। तुम लोगों को क्या खरीदना है? मैं भी चल लेता हूं ना तुम दोनों के साथ। लुओ युनजेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शेन येजी ने कहा और झाओ लिंगजुन का हाथ पकड़कर नीचे ले गई। कहते हैं ना, एक मां अपनी बेटी को सबसे बेहतर समझती है। शेन यिरेन ने सही अंदाजा लगा लिया था कि उसकी बेटी जरूर लुओ युनजेंग और झाओ लिंगजुन के लिए कोई गिफ्ट खरीदने गई है। मम्मी, ऐसा करो, आप पहले घर जाकर आराम कर लो। जब येजी और लिंगजुन वापस आ जाएंगी तो मैं उन्हें कॉलेज छोड़ाऊंगी और फिर अपने काम पर चली जाऊंगी। शेन यिरेन अपनी मां को वहां से भेजना चाहती थी ताकि उसे अपने इस छोटे से आशिक के साथ कुछ पर्सनल बातें करने का मौका मिल सके। ठीक है, मैंने भी अपनी सहेलियों के साथ महाजोंग खेलने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। जब भी समय मिले हमारे घर खाना खाने आ जाया करो। युनझेन शेन यिरान से उस कंपटीशन के बारे में बात करना चाहता था। वह खुद से सवाल करता है कि वह दोनों को पसंद करता है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा कि किसे चुने। किसी को भी छोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन वह शेन यिरान से झूठ भी नहीं बोलना चाहता। शेन यिरान कहती है, अभी बात करने का सही समय नहीं है, मेरी बेटी जल्दी ही वापस आने वाली है, जो भी बात करनी हो बाद में करेंगे। शेन यिरान ने अपनी लोमड़ी जैसी आंखों को मटकाया और लुओ युनझेन के कुछ कहने से पहले ही वह पंजों के बल खड़ी हुई और उसे किस कर लिया। दोनों के बीच प्यार भरी किस चल रही थी। तभी लुओ युनझेन ने झुककर शेन यिरान को गोद में उठाया और उसे बड़े से टी टेबल पर लिटा दिया। उसने धीरे से उसकी स्कर्ट ऊपर की। अभी सिर्फ आधा घंटा ही बीता था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। नीचे की तरफ पहरा दे रही असिस्टेंट ने फोन किया था। उसी समय पर्सनल बॉडीगार्ड ने भी दरवाजा खटखटाकर आगाह किया। शेन यिरान जल्दी से अलग हुई और हड़बड़ी में अपनी स्कर्ट ठीक करने लगी।
उसके घने बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना मेकअप किट निकाला और उसे ठीक करने लगी। उसने सोचा, बहुत थक गई। ये लड़का तो दिन ब दिन और ज्यादा शरारती होता जा रहा है। तभी सिस्टम की आवाज आई, दूसरों की मदद करने के लिए 30 पॉइंट्स जुड़ गए हैं। लुओ युनझेन ने शांत भाव से अपनी शर्ट के बटन बंद किए। शेन यिरान ने उसे देखा और कातिलाना अदाओं से बोली, बेबी इधर आओ, मैं तुम्हारा मुंह साफ कर देती हूँ। मेरी लिपस्टिक तुम्हारे होठों पर लग गई है। लुओ युनझेन ने जवाब दिया, तुम अपना काम देखो। उसने एक टिश्यू निकाला और खुद ही अपना मुंह साफ किया। उसने अपने बालों को सहेजा और शेन यिरान के सामने बैठ गया। उसने एक कप चाय पी, उसे एक बार में ही खत्म कर दिया। फिर दूसरा कप भरा और उसे भी पी गया। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बॉडीगार्ड ने पहले ही आगाह कर दिया था कि प्रेसिडेंट यानी उनकी बेटी और झाओ लिंगजुन वापस आ गए हैं। शेन यिरान ने कहा, मेकअप किट बंद करके सीधे बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला तो देखा कि शिन येजी हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर आ रही है और उसके पीछे झाओ लिंगजुन शॉपिंग बैग्स लेकर आ रही है। शिन यिरन ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, दादी कहाँ है? वे घर चली गई हैं, अपनी सहेलियों के साथ माजोंग खेलने गई हैं। तुम लोग क्या खरीद कर लाए हो? शिन येजी के हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स था उस पर पाटेक फिलिप का लोगो छपा था और झाओ लिंगजुन के पेपर बैग पर सीके का लोगो था। आंटी, येजी मुझे वॉकिंग स्ट्रीट ले गई थी। उसने मुझे और लुओ युनजेंग के लिए गिफ्ट खरीदे हैं। वो शुरुआत में मुझे हर्मेस के स्टोर में ले गई और मुझे 9,80,000 की एक बैग दिलवाना चाहती थी। मुझे तो डर ही लग गया। मैंने मना किया पर वो नहीं मानी। आखिर में जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं उसे खींचकर सीके के स्टोर में ले आई और वहां से एक बैग खरीदा। झाओ लिंगजुन की यह बात सुनते ही लुओ युनजेंग की नजरें टिक गईं। 9,80,000 का बैग? शिन येजी का हाथ वाकई बहुत खुला है। शिन येजी ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, अरे जुनजुन दीदी, आप भी कितनी परेशान करने वाली हो। उसने जो बैग चुना वो सिर्फ 500 रुपयों का था। मेरे पास कुछ पॉकेट मनी जमा थी, उसे खर्च करने का मौका नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से मौका मिला था और ये मुझे खर्च भी नहीं करने दे रही। क्या बकवास है? 9,80,000 से सीधे 500 पर। झाओ लिंगजुन को लगा जैसे किसी का दिमाग खराब हो गया हो। लाखों का बैग छोड़कर 500 का बैग क्यों चुना? लुओ युनजेंग यह बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन शिन यिरन इसके पीछे की वजह अच्छी तरह जानते थे। झाओ लिंगजुन के माता पिता की हैसियत बहुत खास है। अगर वह लाखों का लग्जरी बैग लेकर बाहर निकलेगी और कभी इसकी खबर लीक हो गई तो इससे उसके माता पिता के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है। लिनजून, आप बहुत ज्यादा औपचारिकता दिखा रहे हैं। शेन यीजी ने अपनी बेटी के हाथ में मौजूद गिफ्ट बॉक्स को घूरते हुए उत्सुकता से पूछा, तुमने युनजेंग को क्या तोहफा दिया है? एक घड़ी शेन येजी ने दोनों हाथों से उसे आगे बढ़ाया, जिसे लो युनजेंग चाय पीते हुए देख रहा था। शुक्रिया गॉड ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षक, पर यह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी नानी ने अभी मुझे लाल लिफाफा रेड एनवेलप दिया है, अब तुम ये तोहफा भी दे रही हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लो युनजेंग ने दिखावटी तौर पर तोहफे को वापस धकेलते हुए कहा, अरे तुम इसे रख भी लो ना। शेन येजी ने उसे वापस धक्का दिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की चलती रही। अंत में शेन यीरेन ने बीच बचाव करते हुए फैसला सुनाया, ठीक है युनजेंग, बस एक घड़ी ही तो है, ये कोई बहुत कीमती तोहफा नहीं है। रिश्तों में भावनाएं मायने रखती हैं। यह सुनकर जाओ लिनजून ने बीच में टोका, आंटी ये घड़ी उतनी सस्ती नहीं है। येजी ने जो घड़ी खरीदी है वो पाटेक फिलिप नॉटिल सीरीज की है, जिसकी कीमत 16,80,000 है। वो सामान खरीदते समय कीमत नहीं देखती, वो बहुत अमीर है। लो युनजेंग के गले में जो चाय थी वो सीधे बाहर निकल आई। 16,80,000? क्या 16,80,000 बहुत ज्यादा होते हैं? शेनेजी ने अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा। लो युनजेंग ने सोचा, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। इसे रख लो बच्चे, तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती, मायने तुम्हारी दोस्ती रखती है। शेन यिरेन को एक घड़ी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी की जमा की गई पॉकेट मनी ही 10 करोड़ से ऊपर है, तो यह रकम उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसकी बेटी उसके सोचे हुए रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में फुकुशिमा डायरेक्टर का फोन आया और उन्होंने तीनों को जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कहा, ताकि शाम को होने वाले प्रोग्राम की रिहर्सल की जा सके। शेन यी ने तीनों को स्कूल छोड़ दिया। अध्याय 48, मिलिट्री ट्रेनिंग का समापन समारोह और फ्रेशर्स पार्टी। जियो कॉलेज के जिम्नेजियम में लुओ युनजेंग, शेन येजी और झाओ लिंगजुन साथ में अपने प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए अंदर गए। जिम्नेजियम के दरवाजे पर पहुंचकर लुओ युनजेंग ने पाटेक फिलिप की घड़ी का बॉक्स खोला। उसने कहा, क्या तुम इसे पहनना चाहती हो? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। शेन येजी रुक गई और बहुत सावधानी से उसे पहनने लगी। उसने कहा, यह मैंने अपनी पसंद से चुनी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। लुओ युनजेंग बोला, यह तो पसंद आनी ही थी। 16,80,000 की जो है, मेरे होम टाउन में इतने में एक बड़ा फ्लैट आ जाता। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ घड़ी का डायल लुओ युनजेंग की आंखों में चुभ रहा था। उसने कहा, ये जी तुमने बहुत खर्चा कर दिया, पर क्या तुम जानती हो
कि किसी को घड़ी गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। यह सुनकर झाओ लिंगजुन को बुरा लगा। उसने पूछा, घड़ी गिफ्ट करने का मतलब? इसका भी कोई मतलब होता है क्या? क्या मतलब है? शेन येजी का स्वभाव बहुत सीधा है। उसने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। लुओ युनजेंग बोला, तुम्हें नहीं पता? चलो छोड़ो, रहने दो। उसने आगे बात बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अरे, बात आधी छोड़कर ऐसे कैसे चुप हो गए? तुम ऐसे क्यों हो? शेन येजी की उत्सुकता बढ़ गई और उसने झाओ लिंगजुन से पूछना शुरू किया, जुनजुन दीदी, घड़ी गिफ्ट करने का क्या मतलब होता है? शेन येजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह लड़खड़ाते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अरे भाई, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सच कहूं तो यहां इतने भी नियम कायदे नहीं है, तुम मुझे सोंग कह सकते हो। चलो, थैंक्स। लुओ युनजिंग ने अपना हाथ जाओ लिंगजुन के सामने लहराया और बोला, कैसा लगा? शानदार है ना? लुओ युनजिंग का अंदाज देखकर जाओ लिंगजुन को थोड़ी जलन हुई। उसे याद आया कि दादी ने जो लाल लिफाफा दिया था उसे अभी तक खोला नहीं है। लुओ युनजिंग ने अपनी जेब से लिफाफा निकाला और उसे खोल दिया। बाप रे, 1 लाख का चेक? क्या 1 लाख का चेक? जाओ लिंगजुन ने उसे एक नजर देखा और जल्दी से अपना लिफाफा निकाला। हे भगवान, मेरे लिफाफे में भी 1 लाख का चेक है। यह तो मैं नहीं ले सकता। ये जी, तुम प्लीज ये लिफाफा अपनी दादी को वापस दे दो। मुझे लगा था इसमें बस कुछ 100 रुपए होंगे। नहीं, यह मेरी दादी ने तुम लोगों को दिया है तो यह तुम्हारा है। अगर मैंने इसे वापस किया तो दादी नाराज हो जाएंगी। शेन येजी ने अपने छोटे हाथ पीछे छिपा लिए। अरे ओ नटखट लड़की, मेरी बात नहीं मान रही हो क्या? 1 लाख रुपए हैं ये, अगली बार देखना। जाओ। लिंगजुन और शेन येजी इस बात पर थोड़ी बहस करने लगे। लुओ युनजिंग से यह सब देखा नहीं गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए बैंक में जमा कर सकता हूं। भाग यहां से। क्या तू बंटवारा करना चाहता है? तू कितना लालची है। जाओ लिंगजुन किसी भी कीमत पर पैसे लेने को तैयार नहीं था। उसने जबरदस्ती लिफाफा शेन येजी के छोटे बैग में डाल दिया। शेन येजी उसकी जिद के आगे झुक गई और उसे रखना ही पड़ा। असल में जाओ लिंगजुन के खास रुतबे की वजह से वो 1000 रुपए से ज्यादा की रकम कभी नहीं लेता था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे सड़क पर क्या खींचतान चल रही है? तभी कॉलेज का काउंसलर हॉल से बाहर निकला और दूर से ही उन्हें यह सब करते देख लिया। तुम अंदर क्यों नहीं गए? गाइड सर, देखिए, येजी ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की है। मैंने अभी अभी इसे बॉक्स से निकाल कर पहना है। आप ही बताइए कैसी लग रही है? लुओ युनजिंग ने अपना हाथ बाई बाई चुशिया के सामने उठाकर उसे बार बार दिखाना शुरू किया। बाई चुशिया ने नीचे झुककर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, घड़ियों का राजा पाटेक फिलिप, इसकी कीमत कम से कम कई लाख तो होगी ही। 16,80,000। येजी ने अपने ईयरली पॉकेट मनी से इसे खरीदा है। हे भगवान, बाई चुशिया ने बहुत से अमीर छात्र देखे थे, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट, यानी 10 लाख से ज्यादा की घड़ी, किसी सहपाठी को यूं ही दे देने वाला छात्र उसने कभी नहीं देखा था। आखिरकार ये मोजू के 4 सबसे बड़े परिवारों में से सबसे अमीर घराने की बेटी जो है, आज आंखें खुल गईं। बस शेन येजी का लुओ युनजिंग को इतनी कीमती घड़ी देना, जिसका मतलब अक्सर प्यार का इजहार होता है। क्या ये दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान ही डेटिंग कर रहे हैं? गाइड सर, येजी ने मुझे भी गिफ्ट दिया है। झाओ लिंगजुन ने अपना बैग दिखाया जिसमें सीके का ब्रांड था। सीके के बैग की कीमत कुछ 100 से लेकर 1000 के आसपास होती है। एक तरफ 16,80,000 और दूसरी तरफ बस कुछ 100 रुपए। इतना बड़ा अंतर। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद बाई चुशिया समझ गई और मन ही मन तारीफ करने लगी। झाओ लिंगजुन, जो एक बड़े अधिकारी का बेटा है, बहुत समझदार है। बाकी रईस जादों की तरह दिखावा नहीं करता, जिससे अंत में माता पिता के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। गाइड सर तीनों को वेन्यू पर ले गए, जहां बाकी परफॉर्मर्स रिहर्सल कर रहे थे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में केवल लुओ युनजिंग, शेन येजी और झाओ लिंगजुन ही परफॉर्म करने वाले थे। बाकी सब सीनियर थे। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए। फ्रेशर्स के मिलिट्री कैंप में जाने के अगले ही दिन सेकंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स की क्लासेस शुरू हो गई। सीनियर स्टूडेंट्स ने हालांकि लुओ युनजिंग को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कई चर्चित बातें सुन रखी थी। पहली बात, 737 अंकों के साथ सेंट्रल प्लेन्स का टॉपर। दूसरी बात, ओपनिंग सेरेमनी में उसकी स्पीच ने पूरे कॉलेज को हैरान कर दिया था। और तीसरी बात, मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले ही दिन 200 स्क्वाट्स और 300 पुशअप लगाकर उसने पूरे कैंपस में तहलका मचा दिया था। लुओ युनजिंग के मिलिट्री ट्रेनिंग के कारनामों के बारे में सीनियर्स को अभी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन शेन येजी और झाओ लिंगजुन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। शेन येजी के लिए चर्चा के मुख्य बिंदु थे मोदू के 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर एक अमीर खानदान की लाडली, सबकी चहेती राजकुमारी और सोशल सर्कल की सबसे चर्चित हस्ती, जिसकी खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वहीं झाओ लिंगजुन के लिए मशहूर बातें थी। सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक, राजधानी की एक बिंदास लड़की जिसे सर जी कहकर भी बुलाया जाता था। लुओ युनजिंग की गर्लफ्रेंड और ताइक्वांडो, कराटे, सांडा और कुश्ती जैसी मार्शल आर्ट्स में माहिर।
जैसे ही ये तीनों वहां पहुंचे, सीनियर्स ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। बिना देखे तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सामने देखते ही सब दंग रह गए। शेन येजी और झाओ लिंगजुन की खूबसूरती ने सीनियर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीनियर स्टूडेंट्स खुद आगे बढ़कर उनसे मिलने आए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके वीचैट आईडी मांगे। लुओ युनजेंग ने किसी को मना नहीं कहा, लेकिन झाओ लिंगजुन और शेन येजी ने सिर्फ लड़कियों के साथ ही बातचीत की। गाइडेंस काउंसलर ने तीनों की राय लेने के बाद उनके नाम प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ा दिए, जिसमें लुओ युनजेंग को मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करना था और शेन येजी पियानो बजा रही थी और झाओ लिंगजुन गाना गा रही थी। तीनों जब रिहर्सल कर रहे थे तो होस्ट, स्टाफ और वहां मौजूद बाकी सभी कलाकार उन्हें देखकर दंग रह गए। सीनियर्स और फैकल्टी मेंबर्स का तो आत्मविश्वास ही हिल गया। शाम के 5:30 बज रहे थे। पहले साल के फ्रेशर्स के 36 स्क्वाड्रंस बिल्कुल सीधे और अनुशासित तरीके से वेन्यू के एंट्रेंस पर खड़े थे, परेड के लिए तैयार। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर्स और दूसरे, तीसरे और चौथे साल के छात्र पहले अंदर गए। उसी समय वॉर जोन के अधिकारी स्कूल के लीडर्स के साथ अंदर आए, जिनके पीछे पीछे फैकल्टी मेंबर्स चल रहे थे। लुओ युनजेंग, झाओ लिंगजुन और शेन येजी मिलिट्री ट्रेनिंग की वर्दी पहनकर 1st बटालियन 3rd रेजिमेंट 1st कंपनी के स्क्वाड्रन के सामने खड़े थे। लो युनजेंग अपने कंधे पर कंपनी का झंडा लिए बीचों बीच खड़ा था। तभी लो युनजेंग का फोन बार बार बजने लगा। वीचैट पर मैसेज आ रहे थे, स्वैग क्वीन, मेरे पति मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हग और किस चाहिए। मैसेज में लिखा था, स्वैग क्वीन, प्यार शुरू होते ही अलग होना बहुत मुश्किल है, और साथ में रोने वाले इमोजी थे। झाओ लिंगजुन ने चोरी से एक नजर डाली। अरे ये क्या, तुमने प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड कब से लगा लिया? तुम किससे बात कर रहे हो? वो सीनियर जिसने दोपहर में तुम्हें वीचैट रिक्वेस्ट भेजी थी। छी, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। पीछे खड़ा मा जिहाओ अपनी छोटी छोटी आंखें सिकोड़कर सुंदर लड़कियों को देख रहा था। शेन येजी और झाओ लिंगजुन से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें पाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए उसने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया। उसने स्क्वाड्रन के पास से गुजर रही एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, लियांगजी, उधर देख, कितनी खूबसूरत लड़की है, जरा बता तो क्या मेरा कुछ चांस है? सीनियर जियांग सिनिंग ने हैरानी से देखा और कहा, अरे बेकार की बातें बंद करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है जब तक कि झेंग भाई खुद मैदान में न उतरे। सबने पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि झेंग भाई आज रात पक्का अवार्ड जीतेंगे? उसने जवाब दिया, बिल्कुल। झेंग भाई ने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो परफॉर्मेंस दी है वैसी किसी और ने नहीं दी। मैंने तो नहीं सुना कि किसी और बटालियन में इतना धाकड़ बंदा है। अभी ये बात खत्म ही हुई थी कि तभी चीफ इंस्ट्रक्टर का आदेश आया, सब अपनी जगह ले लो, सभी स्टूडेंट्स सावधान। 2022 का फ्रेशर्स मिलिट्री ट्रेनिंग का समापन समारोह और वेलकम पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। अध्याय चाडनी में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। एक्सीलेंस अवार्ड के विजेता की घोषणा की गई। इसके बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। चीफ इंस्ट्रक्टर के आदेश मिलते ही लाउड स्पीकर पर जोश से भर देने वाला मार्चिंग म्यूजिक बजने लगा। इंस्ट्रक्टर्स की बनी हुई नेशनल फ्लैग गार्ड टीम ने अपने कदमताल के साथ मार्च करना शुरू किया। उनके पीछे 30 स्टूडेंट स्क्वाड्रंस ने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया। 1st रेजिमेंट की 1st बटालियन की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कंपनियां आगे बढ़ीं। ये सब कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी कॉलेज के फ्रेशर्स थे। इसके बाद 1st रेजिमेंट की 2nd बटालियन के 4 स्क्वाड्रंस आए, जो पूरी तरह मेडिकल कॉलेज के फ्रेशर्स थे। लुओ युनजेंग ने झंडा ऊंचा उठाया और 1st रेजिमेंट की 3rd बटालियन की पहली कंपनी का नेतृत्व किया। 3rd बटालियन में सिर्फ 3 कंपनियां थी और वे सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज की थी। कंप्यूटर साइंस, मेडिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फुजियाओ यूनिवर्सिटी के 3 सबसे बड़े और मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं। वेन्यू में घुसते ही कमांड बदली, कदम ताल तेज चलो, कदम ताल तेज चलो। माहौल पूरी तरह गंभीर और भव्य हो गया था। समारोह के पूरे जोश के बीच मंच पर बैठे फौजियाओ, पार्टी सेक्रेटरी चेंग शुन, वॉर जोन के प्रतिनिधि, प्रिंसिपल जियांग और अन्य अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्यक्रम देख रहे थे। जब लुओ युनजेंग की टुकड़ी सामने आई तो अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। प्रिंसिपल जियांग ने वॉर जोन के प्रतिनिधि के पास झुककर धीरे से कहा, अनुशासन और जोश दोनों ही मामलों में पहली रेजिमेंट की 3री बटालियन की पहली कंपनी साफ तौर पर सबसे बेहतर है। वॉर जोन के प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोले, पहली रेजिमेंट की 3री बटालियन की पहली कंपनी के इंस्ट्रक्टर कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके द्वारा तैयार की गई टीम कभी खराब हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले हफ्ते से ही उन्होंने बाकी कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्ती बरती थी। दूसरे हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग के दौरान तो पनासा छात्रों ने ट्रेनिंग छोड़ दी थी। जब वो छात्र वापस आए तो सबके सब बुरी तरह रो रहे थे। हा, उन बच्चों के लिए यह वाकई मुश्किल था, लेकिन गनीमत रही कि लुओ युनजेंग ने उन्हें सफलतापूर्वक पास करवा दिया।
इस लड़के के कारनामों के चर्चे तो वॉर जोन के मुख्यालय तक पहुंच चुके हैं। वाकई ये मामूली नहीं है। वॉर जोन के अधिकारी की नजरें लुओ युनजेंग पर टिकी थी, जो पूरी दृढ़ता और दमदार कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके बाईं और दाईं और झाओ लिंगजुन और शेन येजी चल रहे थे। ये तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज की शान थे। कुल 27 टुकड़ियों ने बारी बारी से मैदान में प्रवेश किया। पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद यह साफ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की टुकड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। वॉर जोन के अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के लीडर्स से बनी जूरी ने वहीं पर स्कोरिंग की। इसके बाद सभी लोग खड़े हो गए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे छात्र व्यवस्थित होकर स्टैंड्स में बैठ गए, जहां उनके साथ पोस्ट ग्रेजुएट और दूसरे, तीसरे व चौथे वर्ष के छात्र भी मौजूद थे। चारों होस्ट स्टेज पर आते हैं और अपनी ओपनिंग स्पीच खत्म करते हैं। इसके बाद वे डोजो के लीडर्स, मेहमानों और चीफ इंस्ट्रक्टर का परिचय देते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग सेरेमनी कुल 5 चरणों में बंटी है। परेड, झंडा फहराने की रस्म, लीडर्स का भाषण, मिलिट्री ट्रेनिंग की रिपोर्ट और अंत में अवार्ड सेरेमनी। लीडर्स का भाषण खत्म होते ही बड़ी स्क्रीन पर मिलिट्री ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री चलने लगती है, जिसे होस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। वे सभी 23 टुकड़ियों की ट्रेनिंग रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जब स्क्रीन पर पहली रेजिमेंट, तीसरे बटालियन, पहली कंपनी का क्लिप चलता है तो पूरे मैदान में हैरानी से वाह वाह की आवाजें गूंज उठती हैं। सब पूछ रहे हैं, आखिर ये लड़का कौन है? ट्रेनिंग के पहले ही दिन इसने 200 स्क्वाट्स और 300 पुशअप्स किए थे। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्या इस बार के फ्रेशर्स इतने खतरनाक हैं? क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? ये सेंट्रल प्रोविंस का टॉपर लुओ युनजेंग है। इसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में साता मार्क्स स्कोर किए थे। इसका दिमाग तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह तेज है। तभी स्क्रीन पर उसे एक लड़की को पीठ पर लादकर बीच पर दौड़ते हुए दिखाया जाता है। कोई चिल्लाता है, अरे इस लड़की को मैं जानता हूं, ये शेन ग्रुप की इकलौती बेटी शेन येजी है ना? लोग कह रहे हैं इनकी ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा कठिन लग रही है। तभी एक और क्लिप आती है, ये भाई साहब तो सिटअप्स कर रहे हैं। इसने 500 सिटअप सिर्फ 5 मिनट 80 सेकंड में पूरे कर लिए। इसने तो पूरी आर्मी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यह बंदा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? पर एक बात तो अजीब है, वीडियो में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उन सबके चेहरों को ब्लर कर दिया गया है। अचानक स्क्रीन पर एक और नजारा आता है। यह लड़की तो सीधे इंस्ट्रक्टर से ही फाइट कर रही है। वह बड़ी ही फुर्ती से लड़ रही है। सब दंग रह जाते हैं, ये तो बहुत कूल है। ये तो फर्स्ट ईयर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। शायद इसका नाम झाओ लिंगजुन है। सुना है कि वह चीन ना फाइटिंग, सांडा, ताइक्वांडो और कराटे में माहिर है। धत्तेरी की लुओ युनजेंग को तो कुंफू भी आता है। क्या उसने अभी अभी ट्रेनर को सेकंडों में हरा दिया? भाई साहब, क्या अब कोई नया ट्रेनर आ गया है? ये ट्रेनर तो बहुत जबरदस्त है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। शरीर की बनावट देखकर लग रहा है कि ये महिला ट्रेनर है। कमाल है, लुओ युनजेंग तो आग लगा रहा है। होस्ट ने अभी क्या कहा? ये शाओलिन कुंफू है। क्या इसकी असली लड़ाई में इतनी ताकत होती है? ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या बकवास है। होस्ट कह रहा है कि उसने बाधाओं को पार करने और रेंगने वाले टेस्ट में पूरी सेना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या ये बंदा आर्मी कैंप में तहलका मचाने आया है? ओ तेरी, शूटिंग टेस्ट में तो एक भी निशाना चूका नहीं। राइफल, पिस्टल सब चला दिया। नहीं, ये लड़का तो हद से ज्यादा खतरनाक है। पढ़ाई और फाइटिंग दोनों में नंबर 1। लोगों की हैरानी भरी आवाजों का शोर समंदर की लहरों की तरह बार बार उठ रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हिस्से की क्लिप खत्म होते ही पूरा स्टेडियम धीरे धीरे शांत हो गया। अंत तक सब एकदम खामोश थे। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये तालियां लगभग पूरी तरह से लुओ युनजेंग के लिए ही थी। महिला होस्ट ने कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके शानदार प्रदर्शन से पूरी तरह हैरान रह गए होंगे। अब हम मिलिट्री ट्रेनिंग के सम्मान समारोह की शुरुआत करते हैं। पहले पुरुष होस्ट ने कहा, इस साल के फ्रेशर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग में 3 तरह के पुरस्कार रखे गए हैं। व्यक्तिगत सम्मान पुरस्कार, सामूहिक सम्मान पुरस्कार और विशेष योगदान पुरस्कार। दूसरी महिला होस्ट ने कहा, व्यक्तिगत सम्मान पुरस्कार में वॉरियर अवार्ड और उत्कृष्ट छात्र शामिल हैं। मेल होस्ट, बेस्ट मेल होस्ट अवार्ड, ट्रेनिंग एक्सीलेंस अवार्ड, हाउसकीपिंग एक्सीलेंस अवार्ड और डिसिप्लिन एक्सीलेंस अवार्ड जैसे कई पुरस्कार। दूसरा मेल होस्ट, कलेक्टिव ऑनर अवार्ड्स में बेस्ट टीम, बेस्ट ग्रुप और बेस्ट डॉर्मेट्री जैसे अवार्ड शामिल हैं। फीमेल होस्ट 1, स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड यानी विशेष योगदान पुरस्कार मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बहादुरी दिखाई, टीम को जीत दिलाने में मदद की, ट्रेनिंग के लिए कोई नया सुझाव दिया या फिर किसी खास टैलेंट की वजह से अपनी अलग पहचान बनाई। मेल होस्ट 1, सबसे पहले हम व्यक्तिगत सम्मान पुरस्कारों की पहली कैटेगरी अनाउंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉरियर अवार्ड।
फीमेल होस्ट 2। आइए जोरदार तालियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास की टीचर सु वानचिंग और काउंसलर बाई चूशा का स्वागत करते हैं, जो स्टेज पर आकर विजेता का नाम घोषित करेंगी। तालियों की गूंज। दोनों बेहद एक्साइटेड होकर स्टेज पर आती हैं। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वॉरियर अवार्ड पक्का लुओ युनजेंग को ही मिलने वाला है, वरना उन्हें यह इनाम अनाउंस करने के लिए क्यों बुलाया जाता। होस्ट के हाथ से कार्ड और लिफाफा लेते हुए बाई चूशा स्टेज के बीच में आती हैं और कार्ड पढ़ते हुए कहती हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले ही दिन उसने अपने साथी की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया और इंस्ट्रक्टर की ओर से मिली 200 उठक बैठक की सजा को खुशी खुशी स्वीकार किया। पहली ही लाइन पढ़ते ही राज खुल गया। लुओ युनजेंग के पीछे बैठा मां जीहाओ एक्साइटमेंट में उसके कंधे पकड़कर झकझोरने लगता है, डैडी ये वॉरियर अवार्ड तुम्हारा ही है। भाई तुम सच में कमाल के हो। एकदम ओपी झांगची भी काफी जोश में था। लुओ युनजेंग ने उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, चुप रहो, थोड़ा लो प्रोफाइल रखो। भाई चूशिया ने बहुत ही जोश के साथ एक लंबी टिप्पणी पढ़ी और लुआओ युनजेंग के बहादुरी भरे कारनामों को सबके सामने रखा। आखिर में सु वानचिंग ने लिफाफा खोला और दोनों ने मिलकर गर्व के साथ घोषणा की कि 2025 बैच के फर्स्ट ईयर के मिलिट्री ट्रेनिंग वॉरियर अवार्ड के विजेता लुआओ युनजेंग है। पूरा हॉल एक साथ चिल्ला पड़ा और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली महिला होस्ट ने कहा, लुआओ युनजेंग छात्र को मंच पर पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरी होस्ट ने कहा, वॉरियर जोन के लीडर से निवेदन है कि वे मंच पर आकर विजेता को पुरस्कार प्रदान करें। कान फोड़ देने वाली तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लुआओ युनजेंग अपनी जगह से उठे, अपनी ड्रेस और टोपी को ठीक किया। उन्होंने अपने पास बैठे शेन येजी और झाओ लिंगजुन की तरफ देखकर आंख मारी और गर्व के साथ मंच की ओर बढ़ गए। एक दिन भी स्टाइल ना मारे तो उन्हें चैन नहीं आता। झाओ लिंगजुन मुंह से तो उन्हें ताना मार रहे थे, लेकिन मन ही मन अपने दोस्त के लिए बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे थे। शेन येजी का भी यही हाल था। डॉक्यूमेंट्री में चल रहे क्लिप्स और काउंसलर द्वारा पढ़ी गई तारीफों ने उन्हें उन खूबसूरत और यादगार पलों में खोने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 50। एक ही युद्ध में नाम कमा लिया। क्या यह बंदा यहां पुरस्कार थोक में लेने आया है? शाबाश लड़के। वॉरियर जोन के लीडर ने उन्हें भारी भरकम वॉरियर अवार्ड की ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सौंपा। उन्होंने लुआओ युनजेंग के कंधे पर हाथ थपथपाकर कहा, लगे रहो। लीडर घूमे और पूरे हॉल की तरफ देखकर फोटो खिंचवाई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब लुआओ युनजेंग मंच से नीचे उतरे तो काउंसलर और क्लास टीचर ने स्टेज के पास आकर बहुत जोश के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी। तुमने तो वाकई हम सबके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रोशन कर दिया है। सच में बहुत शानदार। गुरु होने के नाते मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बाई चुशिया और सु वानकिंग की आंखों में भर भर के तारीफ साफ झलक रही थी। लुओ युनजेंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। सु सर ने बहुत ही शांति से कहा, शायद थोड़ी देर में तुम्हें एक और इनाम मिल जाए। लुओ युनजेंग हंसते हुए बोला, आप तो बहुत लालची निकले सर। दोनों ने लुओ युनजेंग को मन से उतरते हुए देखा। उसी समय होस्ट ने अगले अवार्ड की घोषणा शुरू की। लेडी होस्ट ने कहा, अब हम व्यक्तिगत सम्मान श्रेणी में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड की घोषणा करने जा रहे हैं। मेल होस्ट ने कहा, एक बार फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हमारे क्लास टीचर सूसर और गाइड बाई चुशिया को मंच पर बुलाना चाहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वे दोनों फिर से मंच पर आए। सु वानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में हम ही फिर से ये अवार्ड देने वाले हैं? कहीं लुओ युनजेंग की बात सच ना हो जाए और ये अवार्ड भी उसी को मिल जाए। सु वानकिंग और बाई चुशिया ने दोबारा मंच पर आकर रिजल्ट कार्ड और लिफाफा खोला। मंच के नीचे बैठा लुओ युनजेंग अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि पीछे बैठे मां जिहाओ ने उत्साह में आकर उसका ट्रॉफी छीन लिया और उसे हैरानी से देखने लगा। झाओ लिंगजुन और शेन येजी की नजरें तो जैसे उस पर टिकी ही रह गई। अनाउंसमेंट हुई, ट्रेनिंग के दौरान इसने कुल 5 आर्मी रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें सिटअप्स और 5 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल है। वाह! जैसे ही ये कमेंट्री हुई, पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। सस्पेंस खत्म हो चुका था। सु वानकिंग और बाई चुशिया ने दूसरी बार उत्साह के साथ घोषणा की, इस साल के मिलिट्री ट्रेनिंग के बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के विजेता हैं लुओ युनजेंग। पूरा हॉल दूसरी बार एक साथ उसके नाम की गूंज से भर गया। एक बार फिर ऊपर देखिए और मेरे छोटे भाई के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जेंग भाई, आप तो कमाल हैं। मंच पर आते ही लगातार 2 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। मा जिहाओ, जेंगची, चेनमो और बाकी सभी दोस्त उत्साह में चिल्लाने लगे। लुओ युनजेंग एक बार फिर खड़ा हुआ। उसने पास बैठी जाओ लिंगजुन और शेन येजी की तरफ आंख मारी और मंच की ओर बढ़ गया। ची, उसकी वो हरकतें तो देखो। जाओ लिंगजुन ने अपना सर्टिफिकेट ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा मन कर रहा है कि उसके सिर पर कोई भारी चीज दे मारूं। हाँ। शेन येजी अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुराई और फिर लुओ युनजेंग के लिए तालियां बजाने लगी। फुजियाओ यूनिवर्सिटी के पार्टी सेक्रेटरी मंच पर आए। उन्होंने लुओ युनजेंग को ट्रॉफी और सम्मान प्रमाण पत्र सौंपा और दिल से उसकी सराहना की।
फोटो खिंचवाने के बाद जब वो वापस नीचे आया तो फिर से तालियों और शोर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभी उसकी सीट गर्म भी नहीं हुई थी कि उसने फिर एक बार पूरे हॉल को हैरान कर दिया। ट्रेनिंग का बेस्ट स्टूडेंट, ट्रेनिंग स्टार का खिताब जाता है लुओ युनजेंग को। तालियों की गूंज मच गई। ओ शिट, ये तो लगातार 3 बड़े अवार्ड्स जीत गया। भाई ये क्या है? ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने इस जूनियर को पसंद कर लिया है। मैं तो इसके साथ सोना चाहती हूँ। हा, क्या ये सच में इतना दमदार है? सीनियर छात्र और छात्राएं सबकी नजरें एक साथ बीच में बैठे लुओ युनजेंग पर टिक गईं। लुओ युनजेंग तीसरी बार अवार्ड लेने के लिए उठा और बेपसी में एक लंबी आह भरी। अरे यार, कभी ऊपर तो कभी नीचे, क्या मुझे थोड़ी देर चैन से बैठने भी नहीं दोगे? जाओ लिंगजुन ने उसे लात मारते हुए कहा, कमीने, अगर तू शो ऑफ नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा? मैं तुझे लात मारकर भगा दूंगी। उसकी इस हरकत पर शेन येजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। 3 बार अवार्ड लेने के बाद लुओ युनजेंग आखिरकार जाकर शांत हुआ। चौथे पुरस्कार इंडोर स्टैंडर्ड बियरर, यानी आंतरिक मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार के विजेता कुल 3 लोग थे। झाओ लिंगजुन, शेन येजी और मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा। मिलिट्री ट्रेनिंग से पहले शेन येजी ने कभी बिस्तर तय करने या साफ सफाई जैसे घर के काम नहीं किए थे, लेकिन इंस्ट्रक्टर फैंग के मार्गदर्शन में उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया और बहुत मन लगाकर अभ्यास किया। अब उसका बिस्तर किसी टोफू के टुकड़े की तरह बिल्कुल चौकोर और नियमों के मुताबिक तय होता था, और उसका हॉस्टल रूम बिल्कुल चकाचक रहता था। अनुशासन के लिए डिसिप्लिन स्टैंडर्ड बियरर पुरस्कार के विजेता भी 3 लोग ही थे, झाओ लिंगजुन, शेन येजी और लॉ कॉलेज की एक छात्रा। अब झाओ लिंगजुन के मजे लेने की बारी थी। वो हर बार स्टेज से नीचे उतरते समय अपनी ट्रॉफी लुओ युनजेंग के सामने लहराकर उसे चिढ़ाता था। इसके बाद प्रोग्रेस हार्ट जैसे व्यक्तिगत पुरस्कारों की घोषणा हुई और प्रोग्रेस हार्ट का पुरस्कार शेन येजी को मिला। व्यक्तिगत पुरस्कारों की घोषणा खत्म होते ही बिना किसी देरी के सामूहिक सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की गई। बेस्ट कंबाइंड रेजिमेंट का खिताब फर्स्ट रेजिमेंट की 3rd बटालियन की पहली कंपनी को मिला। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लुओ युनजेंग पूरी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टेज पर पुरस्कार लेने गया। बेस्ट टीम का पुरस्कार फर्स्ट रेजिमेंट की 3rd बटालियन की पहली कंपनी के पहले ग्रुप को मिला। तालियों के शोर के बीच लुओ युनजेंग, झाओ लिंगजुन, शेन येजी, मा जिहाओ, झांगची और शेन मो सब एक साथ स्टेज पर पुरस्कार लेने गए। पुरस्कारों की घोषणा तेजी से चल रही थी। अंत में स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड यानी विशेष योगदान पुरस्कार की बारी आई। इस पुरस्कार की घोषणा खुद प्रिंसिपल जियांग ने की। उन्होंने अपने हाथ में कार्ड पकड़ा और जोर से पढ़ा। उन्होंने बताया कि इस छात्र ने अपनी दूसरों की मदद करने की भावना और अटूट साहस के जरिए न केवल अपनी टीम को पुरस्कार जिताया, बल्कि पूरी रेजिमेंट को भी गौरव दिलाया और साथ ही ट्रेनिंग छोड़ चुके पनाह छात्रों को वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। 8 छात्रों की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करवाने के चक्कर में मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और ये लो, फिर से वही। इस साल के फ्रेशर्स मिलिट्री ट्रेनिंग का स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। प्रिंसिपल साहब ने माइक घुमाकर पूरे स्टेडियम की तरफ कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। इस बंदे ने एक एक करके 3 पर्सनल अवार्ड्स जीते, 2 कलेक्टिव अवार्ड्स अपने नाम किए और आखिर में ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी जीत लिया। कुल मिलाकर इसने 6 बड़े इनाम हासिल किए हैं, और वो भी सब के सब बहुत ज्यादा वैल्यू रखने वाले। इसने तो एक ही बार में अपना नाम बना लिया। क्या ये भाई यहां अवार्ड्स की थोक बिक्री करने आया है? मानना पड़ेगा इसमें दम है। ये 6 के 6 अवार्ड इसे मिलने ही थे। पर बाकी लोग बोले अरे रहने भी दो, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। वही जो बेस्ट इन हाउस और बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड जीतने वाली झाओ लिंगजुन है। तभी कुछ लड़कियां चिल्लाईं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे अपना बनाकर रहूंगी। दूसरी बोली, मुझे भी ये बहुत पसंद आया है, कोई भी बीच में मत आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं सच में काट डालूंगी। ये मेरी बात है, इसे तो खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। तभी एक गोल चेहरे और घनी दाढ़ी वाला बंदा बोला, भाई ये सब कहां से आ रहे हैं? इसके बाद इंस्ट्रक्टर के अवार्ड्स की बारी आई। बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड फेंग सैफिंग को दिया गया। जब नाम का ऐलान हुआ तो पूरा नाम नहीं लिया गया, बस ये कहा गया कि फर्स्ट रेजिमेंट 3rd बटालियन फर्स्ट कंपनी के इंस्ट्रक्टर फेंग सैफिंग वो वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी तरफ से लुओ युनजेंग ने यह अवार्ड रिसीव किया। छुआई जी, झाओ लिंगजुन ने अभी अभी मुझे फोटो भेजी है, तुम इस रात खूब मजे कर रहे हो ना लुओ युनजेंग। झुआ जी ने इमोजी भेजते हुए लुओ युनजेंग का मजाक उड़ाया। फंग सैफिंग जानती थी कि लुओ युनजेंग, झाओ लिंगजुन और शेन येजी एक साथ बैठे हैं, इसलिए वह कुछ भी ज्यादा आई में कहने से डर रही थी। वह इस समय नेवी मरीन कॉर्प्स के मुख्यालय में मीटिंग कर रही थी और उसके पिता लंबी मेज के सिर पर बैठकर भाषण दे रहे थे।
क्या तुम अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हो? झाओ लिंगजुन ने लुओ युनजेंग के फोन की तरफ तिरछी नजर डाली। हाँ, उन्हें बधाई दे रहा हूं, लुओ युनजेंग ने शांत चेहरे के साथ कहा। आईएमए संदेशों का रिकॉर्ड वह पहले ही डिलीट कर चुका था, इसलिए अगर झाओ लिंगजुन देख भी लेती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेज पर जब मुख्य प्रशिक्षक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने पर भाषण दे रहे थे, तभी काउंसलर ने लुओ युनजेंग, शेन येजी और झाओ लिंगजुन को बैकस्टेज जाकर कपड़े बदलने और परफॉर्मेंस की तैयारी करने के लिए कहा। रात के 8 बज गए। मिलिट्री ट्रेनिंग का समापन समारोह खत्म हो चुका था और अब फ्रेशर्स वेलकम पार्टी की शुरुआत हुई। एंकर के अनुसार इस वेलकम पार्टी का आखिरी हिस्सा सबसे खास था, जिसमें बेस्ट फ्रेशमैन स्कॉलरशिप का ऐलान किया जाना था। अध्याय 51। 2 स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां स्टेज पर आईं और पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया। महिला एंकर 1, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शुभ संध्या। पुरुष एंकर 1, यह फुजियाओ यूनिवर्सिटी की यूथ सेलिंग ड्रीम्स ब्लूमिंग 2005 वेलकम पार्टी का लाइव मंच है। महिला एंकर 2, इस सितंबर की ठंडी और खुशनुमा हवाओं के साथ हम भविष्य के सुनहरे सपनों को अपने दिलों में संजोए हुए हैं। आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं और आज से फुजियाओ रेन हमारा साझा नाम होगा। मंच संचालक ने घोषणा की, फर्स्ट ईयर के छात्रों की मिलिट्री ट्रेनिंग का पसीना अब सूख चुका है और कॉलेज की जिंदगी का असली अध्याय अब शुरू होने वाला है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की छात्रा शेन ये जी को, जो पियानो पर ऑटम रेन की धुन बिखेरेंगी। जोरदार तालियां। तभी तालियों की गड़गड़ाहट और शोर के बीच किसी ने चिल्लाकर कहा, हमारी कॉलेज की राजकुमारी का पहला परफॉर्मेंस है। प्रोग्राम टीम को पता है कि जनता को क्या चाहिए। आखिरकार हमारी कॉलेज की सबसे बड़ी ब्यूटी जो आ गई है। शेन ये जी जैसे ही मंच पर आई, सब देखते रह गए। काले लंबे बाल, बीच की मांग और सफेद लंबी ड्रेस में वह इतनी शांत और सुंदर लग रही थी जैसे कोई परी स्वर्ग से उतरी हो। एक छात्र बोला, मुझे आज तक व्हाइट मूनलाइट आइडियल गर्ल का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज पहली बार समझ में आया। हे भगवान, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? एक लड़की होकर भी उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दूसरा बोला, मेरा मन कर रहा है अपना डिपार्टमेंट बदल लूं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास में जाना चाहता हूं ताकि इस रईस घराने की बिटिया का क्लासमेट बन सकूं। काश मैं उसे रोज देख पाता। ये तो वाकई में आंखों को सुकून देने वाला नजारा है। अगर एक सेमेस्टर तक रोज इसे देख लिया तो मेरी 800 नंबर की चश्मा वाली नजर भी शायद ठीक हो जाएगी। वहां मौजूद हर लड़का और लड़की बस एकटक मंच पर बैठी शेन ये जी को ही देखे जा रहे थे। शेन ये जी बहुत नजाकत के साथ पियानो स्टूल पर बैठी। धीरे धीरे लाइट कम होने लगी। बस एक सफेद रोशनी उस पर आकर गिरी, जिससे वह और भी ज्यादा काल्पनिक और जादुई लग रही थी। उसने अपने गोरे चिट्टे हाथ उठाए और जैसे ही पियानो पर रखे, वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशिन पल भर में ही धुन के भाव में खो गया। ऑटम रेन दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन पियानो धुनों में से एक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब यही धुन शेन येजी की उंगलियों से निकली तो इसमें एक अलग ही जादू था। शेन येजी 8 साल की उम्र में ही पियानो ग्रेड 10 पार कर चुकी थी और 9 साल की उम्र में उसने सेंट्रल म्यूजिक कंजर्वेटरी का परफॉर्मेंस लेवल हासिल कर लिया था। वैसे तो पियानो के ग्रेड्स से हमेशा किसी की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह बात साबित करने के लिए काफी है कि शेन येजी के पास संगीत की गजब की प्रतिभा है। वहां मौजूद फुदान जियाओतोंग यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी इसे सुनकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे और मन ही मन मान रहे थे कि वे शेन येजी के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। पियानो शेन येजी की सबसे बड़ी ताकत है। स्टेज पर वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, बहुत ही सहज और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। लू युनझेन स्टेज के वेटिंग एरिया में खड़ी होकर शांति से उसकी धुन सुन रही थी। उसने भी बचपन में पियानो सीखा था, लेकिन उसका लेवल बस ठीक ठाक ही था। माता पिता के जाने के बाद उसने रियाज छोड़ दिया था। शेन येजी जो धुन बजा रही थी वह ओरिजिनल धुन से थोड़ी अलग थी। रोमांटिक संगीत में एक हल्की सी उदासी घुली हुई थी, मानो वह किसी धुंधले से एहसास को बहुत बारीकी से बयां कर रही हो। धीरे धीरे ताल तेज और खुशमिजाज होती गई, मानो भविष्य के लिए कोई उम्मीद झलक रही हो। लू युनझेन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शेन येजी के दिमाग में इस वक्त सिर्फ वही थी। ऑटम रेन को शेन येजी ने खास लू युनझेन के लिए ही चुना था। 14 दिनों की मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत थकाने वाली और कठिन थी, लेकिन वह बहुत यादगार भी थी। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं होता, तो उसने संगीत के जरिए अपनी बात कहना चुना। पियानो की यह धुन वाकई लाजवाब थी। झाओ लिंगजुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और सिर हिलाया। उसने और लुओ युनजेंग ने दोपहर में रिहर्सल के दौरान शेन येजी को पियानो बजाते सुना था, लेकिन इस वक्त भी वह उसकी धुन सुनकर दंग रह गया था। बचपन में उसने भी पियानो सीखा था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत चंचल था और वह एक जगह टिक नहीं पाता था। चाहे वो वाद्य यंत्र हो या पेंटिंग, वह किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाता था।
हालांकि उसे कुदरत से ही बहुत अच्छी आवाज मिली थी और वह गाना अच्छा गा लेता था। वाह! तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। बहुत ही प्रोफेशनल, यह तो बिल्कुल लांग लांग से कम नहीं है। शेन शिया हुआ, एक एक सुर दिल को छू लेने वाला है। मेरे प्यारे सितारे भाई लोगों, मुझे तो प्यार हो गया है। अगर शेन शिया हुआ मुझसे एक शब्द भी बोल दे तो मैं तुम सबको एक एक कप मिल्क टी पिलाऊंगा। बस देवी एक बार कह दे, मैं तो उनके लिए अपनी पसलियां तोड़कर सूप बनाने को भी तैयार हूं। पूरे हॉल में तालियों की गूंज, चिल्लाहट और सीटियों के शोर के बीच शेन येजी उठी और उसने सबको झुककर सलाम किया। फिर वह चुपचाप मंच से नीचे उतर गई। प्यारी, तुम तो बहुत कमाल की हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। झाओ लिंगजुन खुद को रोक नहीं पाया और उसने शेन येजी को गले लगाकर उसके गाल पर किस कर लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? लुओ युनजेंग ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम दोनों का ओरिएंटेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? भाड़ में जाओ, अपना काम करो। शेन येजी और झाओ लिंगजुन दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। पास में खड़े क्लास टीचर और काउंसलर ये सब देखकर बस अपना मुंह खुला का खुला रख गए। बाई चुक्सिया ने हंसते हुए झाओ लिंगजुन को याद दिलाया कि होस्ट उसे बुला रहा है। खैर, अब यहां से दफा होने का समय आ गया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो उसे साथ लाइक बटन दबाकर बता दो, और अगर नहीं आई तो भी कर ही दो। क्या जाता है तुम्हारा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालो या अपनी राय बताओ, मैं पढ़ता हूं कभी कभी। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाओ और बेल आइकन को ऐसे मारो जैसे मैं अपने दुश्मनों को मारता हूं। अब जाओ अपनी जिंदगी जियो या कुछ और देखो, फिर मिलेंगे शायद।